तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बॉयलर पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो है हमारा ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है बॉयलर, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्टीम जनरेटर से भी। ठीक है, तो जनरली जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ एसएससी जेई और आरआरबी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 ईयर का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे 10 साल का, तो उस क्वेश्चंस में उस पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। वैसे ये चैप्टर बहुत डिटेल में, इस चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी लेवल में मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर आराम से पूरे डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। बट हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना है बॉयलर में। जो सिलेबस है हमारा एसएससी जेई का या आरआरबी का, इस टॉपिक से वही सब चीजें हम पढ़ेंगे। और एक्चुअली में जो 10 साल से पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 10 ईयर के, उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करनी है। चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे जो ये वीडियो है, मैं ऑलरेडी काफी कुछ पॉइंट्स पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी लेवल की प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूँ बॉयलर के बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो काम की चीजें हैं उनको मैं वहां से कट करके यहाँ पे ऐड करूंगा। जो काम की चीजें हैं बाकी सब मैं हटा दूंगा। आपके जो काम का इस में है वही सब मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप खुद ही देख लेना, जो क्वेश्चंस आए हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम चीजें पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे चार के आसपास क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टीम जनरेटर, जैसे कि नाम हम देख रहे हैं, यूनिट 1 का नाम है स्टीम जनरेटर। ठीक है, स्टीम को जनरेट करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टीम जनरेटर एंड अ स्टीम बॉयलर? तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्टीम जनरेटर और स्टीम बॉयलर में क्या डिफरेंस है। जब आपको पता ही नहीं कि स्टीम जनरेटर क्या होता है, स्टीम बॉयलर क्या होता है, दोनों में आप एक ही आंसर दे रहे हो, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे, when water is turned into steam by boiling at subcritical pressure, the steam generating equipment is called a steam boiler. क्या मतलब हुआ? वाटर टर्न इंटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट सबक्रिटिकल प्रेशर। जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो रहा है एट सबक्रिटिकल प्रेशर पे, तो वो डिवाइस जो है उसे हम बोलते हैं स्टीम बॉयलर। और व्हेन वाटर टर्न्स इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर, मींस जो उसका किसी हर एक लिक्विड का एक सुपर क्रिटिकल प्रेशर, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ पे उसका फेस चेंज होता है, मींस लैटेंट हीट स्टार्ट होता है उनके बीच में। ठीक है, तो वही बात हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टीम बॉयलर वो डिवाइस है जो स्टीम प्रोड्यूस ये भी करता है, स्टीम जनरेट प्रोड्यूस ये भी करता है, बट स्टीम बॉयलर एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो कि वाटर को तब स्टीम में बदलेगा एट कब, जब हमारा सब क्रिटिकल प्रेशर पे वाटर टेम्परेचर प्रेशर पहुंच जाएगा तब। और ये क्या करेगा, हमारा स्टीम जनरेटर क्या होता है, व्हेन वाटर टर्न्स इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर। सुपर क्रिटिकल प्रेशर तक बॉयल होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही वो डायरेक्ट स्टीम में बदलने लगता है। तो उस इक्विपमेंट को, उस डिवाइस को हम कहते हैं स्टीम जनरेटर। ओके, और इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट सब क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टीम जनरेटर और स्टीम बॉयलर में डिफरेंस यहाँ पे हम देख रहे थे, क्योंकि स्टीम बॉयलर में देख रहे हो जब तक वो सब क्रिटिकल प्रेशर पे आपका लिक्विड ना पहुँच जाए तब तक वो स्टीम में चेंज नहीं होगा। स्टीम बॉयलर का ये डिवाइस हमारा ये कह रहा है। तो यहाँ पे कितना एफिशिएंसी का, कितना फ्यूल बर्न होगा, तो हम ऐसा डिवाइस क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टीम जनरेट करने के लिए? इसलिए हम स्टीम जनरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि सब क्रिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इट 180 बार अप्रॉक्सीमेट। तो उतना पहुंचने से पहले ही हमारा स्टीम, अगर वाटर हमारा स्टीम में बदलने लग रहा है तो हम उसी को चूज़ करेंगे, स्टीम जनरेटर को ही। ओके, तो ये था ना। अब देखिए यहाँ पे, अब बहुत लोगों को डाउट होगा सब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है या सब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सब क्रिटिकल वाटर ट्यूब और ड्रम टाइप, अगर वाटर ट्यूब या ड्रम टाइप का, ये आगे हम पढ़ेंगे देखेंगे, वाटर ट्यूब होगा या फिर ड्रम टाइप का अगर आपके पास बॉयलर है, तो सब क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बिलो 221 बार। सब क्रिटिकल दैट इज बिलो 221 बार के नीचे के जो भी प्रेशर हैं
दैट इज सब क्रिटिकल, और दैट इज 130 से 180 बार प्रेशर आपका होगा, दैट इज सब क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और सुपर क्रिटिकल क्या होता है? सुपर क्रिटिकल होता है हमारा 221 बार और एबव, 221 बार से ऊपर का प्रेशर अगर एक्ट हो रहा है, दैट इज द सुपर क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट, ओके। और ये देखिए लिक्विड का एट दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओके, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 221 बार एट 374 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सुपर क्रिटिकल मिल रहा है, दैट इज 221 बार। एट दिस पॉइंट लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ओके, फिगर समझ में आ रहा है? टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी का, तो लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट 347, इसे और थोड़ा देखें तो 374 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रहा है एट 221 बार, दैट पॉइंट इज द सब क्रिटिकल पॉइंट, ओके। तो समझ में आ गया सब क्रिटिकल पॉइंट क्या है। नाउ अगला है हमारा बेसिक टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर। बेसिक जो स्टीम जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के बेसिकली होते हैं हमारे स्टीम जनरेटर। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं हम, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स या स्टीम जनरेटर हम पढ़ेंगे, अभी टाइप्स देख रहे हैं। 3 टाइप के होते हैं, या फिर एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्टीम जनरेटर, ओके। तो यहाँ पे 3 टाइप का है, दैट इज यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर और मैरीन स्टीम जनरेटर। वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्या होता है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, क्या होता है इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर एंड व्हाट इज मैरीन स्टीम जनरेटर। ये सब टॉपिक आपको क्लियर होना जरूरी है, तभी आपको आगे बॉयलर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। जब आपको पता ही नहीं बॉयलर का स्टीम जनरेटर क्या होता है, स्टीम जनरेटर स्टीम बॉयलर में डिफरेंस क्या है, तो आप अटक जाओगे, ठीक है। आगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको शुरू से लेक्चर्स पार्ट 1 से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यूटिलिटी स्टीम जनरेटर फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। क्या होता है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। यूटिलिटी स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड बाय यूटिलिटीज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, वहाँ पे जो हम सिस्टम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, ओके। तो क्या है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड बाय द यूटिलिटीज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग प्लांट्स। इट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्रेशर ऑफ स्टीम इज बिलो और अबव द क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज 221.2 बार, इट इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। दे कैन आइदर सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, कुछ भी हो, इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो ये यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, जहाँ पे बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर स्टीम आपको जनरेट करना हो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, वहाँ पे हम जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी स्टीम जनरेटर सिस्टम, ओके। नाउ फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड है 1 और 2 स्टेज ऑफ रीहीटिंग। अब इसमें क्या करते हैं, हो सकता है एक ही बार वाटर को हीट करने पे आपको मिल जाए, या हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स आप वाटर को हीट स्टीम बनाओगे, फिर स्टीम बनाओगे, सुपर हीटेड स्टीम बनाओगे, फिर उसको टरबाइन पे छोड़ोगे इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए। ऐसे मल्टीपल स्टेजेस में भी ये होते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर एट 540 से 560 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। एंड द स्टीम कैपेसिटीज रेंज फ्रॉम 120 to 1300 kg पर सेकेंड, ठीक है। एक ये बड़े बड़े प्लांट्स, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसका जो स्टीम कैपेसिटी होता है दैट इज़ 120 से 1300 kg पर सेकेंड, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है। एंड द पल्वराइज्ड कोल इज मेनली द फ्यूल यूज, द फ्यूल यूज़ करते हैं स्टीम वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं दैट इज़ पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल मतलब होता है पाउडर कोल। क्या करते हैं, कोल को पाउडर फॉर्म में, जल्दी एफिशिएंसी अगर आपको बॉयलर की बढ़ानी है तो आप कहो कि आपको जो फ्यूल है कम से कम टाइम में जले और ज़्यादा एनर्जी दे, तो उसके लिए अगर आप बड़े बड़े रॉक टाइप का कोल डाल दोगे तो टाइम लगेगा जलने में, एफिशिएंसी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पोलराइज्ड कोल को क्रश कर लेते हैं और फिर पाउडर फॉर्म में फिर उसे हम भट्टी में या फर्नेस में जलाते हैं, ताकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी दे सके, ओके। तो ये था हमारा यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अगला है दैट इज इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर क्या होता है? इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, पेपर, जूट एंड सो ऑन, एंड इन इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल, कमर्शियल एंड रेसिडेंटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर जो है उसका वो क्या काम करता है, जो इंडस्ट्री है, छोटे मोटे इंडस्ट्री हैं लाइक शुगर के इंडस्ट्रीज़, पेपर के इंडस्ट्रीज़, जूट के, या फिर हॉस्पिटल वगैरह, कमर्शियल, ये सब में हम जो स्टीम जनरेट करते हैं दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर। नाउ इंडस्ट्रियल
स्टीम जनरेटर में सेकेंड टॉपिक है स्मॉल इन साइज, छोटे पता यूटिलिटी स्टीम जनरेटर जो था हमारा, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ये सब वगैरह में हम यूटिलिटी स्टीम जनरेटर का काम है, ठीक है, टाइप्स में। और सेकेंड टाइप था हमारा इंडस्ट्रियल, तो छोटे मोटे इंडस्ट्री जो है, दैट इज स्मॉल इन साइज में जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। पल्वराइज्ड कोल फ्यूल फायर इज यूज, जो फ्यूल यूज़ करते हैं यहाँ भी सेम रहता है। ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट हीट स्टीम जनरेटर, इसको हम वेस्ट हीट स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। और प्रेशर रेंज फ्रॉम 5 to 105 बार होता है, प्रेशर ज़्यादा हानि होता है, उससे पहले हमने देखा कि यूटिलिटी जनरेटर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, बट यहाँ पे प्रेशर हमारा कम है। एंड कैपेसिटी जो होता है 125 kg पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, इतनी कैपेसिटी होती है हमारे स्टीम जनरेट करने की पर सेकेंड। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, नॉर्मल शुगर मिल में होता है, तो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हम जरूरी नहीं है सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुपर हीटेड स्टीम बहुत ज़्यादा हीट स्टीम है, तो टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम वहाँ तक यूज़ करते हैं, इसलिए हमने सुपर हीटेड स्टीम में चेंज करते हैं, बट छोटे मोटे स्केल में हम ये नहीं करते, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द सप्लाई, दे सप्लाई वेट और सैचुरेटेड स्टीम एंड समटाइम्स इवन हॉट वाटर, ठीक है, तो हम सुपर हीटेड तो उसको कर नहीं रहे हैं, तो सुपर हीटेड करते, जब फॉर एग्जांपल हमारा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक स्टीम आया, तो हो सकता है उस स्टीम में, इस चैम्बर में जो स्टीम है उसमें सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, तो उसको हम सुपर हीट करते हैं, ताकि तब सुपर हीटेड करने के बाद हम टरबाइन में भेजते हैं। बट इन स्मॉल स्केल हम इतना नहीं करते हैं, ठीक है, इतना खर्चा हम नहीं करते हैं, तो सोचते हैं कम से कम में हमारा काम हो जाए, तो हम इतना हैवी डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था। एंड द मैरीन स्टीम जनरेटर, मैरीन स्टीम जनरेटर इट इज़ यूज इज in mainly marine ships and oceans liners driven by the steam turbine। जो शिप हैं आपके, या फिर जो ओशियंस शिप हैं वगैरह, जो भी पानी में चलने वाले जो बड़े बड़े शिप हैं, वहाँ पे हम मैरीन स्टीम जनरेटर का यूज़ करते थे। ये पहले अब देखोगे, अब तो अभी भी करते हैं बट कम हो गया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि स्टीम शिप हैं, ओशन में शिप चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो वाटर है, उस वाटर को लेके, सॉल्ट वाटर जो है, सॉल्ट वाटर को हम लेके उसे स्टीम फ्यूल से बर्न करके उसे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारा टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होता है, जिसके कारण हमारा शिप या मूव होता है, ठीक है। ऑयल फायर, कोल फायर नहीं करते यहाँ पे, ऑयल फायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑयल जो है, पेट्रोल डीजल जो भी है, उसको जलाकर हम यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसका जो प्रेशर है 60 to 65 बार, तो 60 to 65 बार प्रेशर काफ़ी है एक शिप को मूव कराने के लिए। एट 540 डिग्री सेल्सियस हाँ फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो काफ़ी है, उसका टेम्परेचर होगा ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये था हमारे 3 टाइप के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, इट इज़ स्टीम जनरेटर बॉयलर। तो कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है इसके? 5, 6, 7 टाइप के क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्लोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन और फ्लू गैसेस एंड वाटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्लो मतलब कैसा मूवमेंट है पाइप के अंदर, फ्लो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो 2 टाइप का हमारा बॉयलर आता है। पहला आता है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा आता है वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है कि अकॉर्डिंग टू या फिर डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ बॉयलर, बॉयलर की एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप के बॉयलर होते हैं, हॉरिजेंटल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइंड बॉयलर। ऐसे ही एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर मतलब जो हम कोल बर्न करते हैं, कंबसन चैम्बर जो होता है हमारा बाहर होता है बॉयलर के। इंटरनली फायर्ड बॉयलर में कंबसन चैम्बर जो होता है जहाँ पे हम बर्न करते हैं अपना फ्यूल कोल, वो अंदर होता है बॉयलर के। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर, ठीक है। फोर्स्ड सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का मतलब ये हुआ, फोर्स सर्कुलेशन का मतलब कि हम लोग नाम से लग रहा है ना, फोर्स, जबरदस्ती, फोर्सली हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को दूसरे चैम्बर में भेज रहे हैं। फोर्सली भेज रहे हैं मीन्स उसका प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। फोर्सली जबरदस्ती उसको हम भेज रहे हैं दूसरे चैम्बर में, वहाँ से खींच रहे हैं और जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रेशर वगैरह जो होता है बढ़ेगा उसका। और नेचुरली सर्कुलेशन जो नॉर्मल आए इस चैम्बर से उस चैम्बर में, जो नॉर्मल प्रोसेस है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जाना है स्टीम का, वो फ्लूइड का, दैट इज नॉर्मल सर्कुलेशन। सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब बॉयलर,
ट्यूब बॉयलर के अंदर जो ट्यूब लगे हुए हैं वो सिंगल ट्यूब हैं या मल्टीपल ट्यूब बॉयलर, उस वो भी क्लासिफिकेशन एक तरीके का हमारा। एंड द स्टेशनरी एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स स्टेशनरी बॉयलर है कि एक ही जगह आप सेट कर दो तो वहीं होगा, तो एक उस टाइप का भी बॉयलर होता है। और पोर्टेबल बॉयलर भी होता है, जब जहाँ चाहे वहाँ लेके घूम सकते हो बॉयलर को, ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे पास बॉयलर की क्लासिफिकेशन है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ये सब। ओके, तो चलें शुरू करें। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ठीक है। तो फायर ट्यूब बॉयलर, अब देखो ये हमारा है बॉयलर का शेल, और ये लगा है हमारा ट्यूब, और ये कंबसन चैम्बर, ठीक है। तो देखोगे आप तो कंबसन चैम्बर हमारा कहाँ है, बॉयलर के बाहर है। तो ये एक तरीके क्या हो गया, एक्सटर्नल फायर बॉयलर। ओके, ठीक है। नाउ ये सिस्टम है। नाउ फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, इन द फायर ट्यूब बॉयलर द हॉट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब एंड द वाटर सराउंडेड इन द ट्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस फिगर को, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इस फिगर को बस एक बार एक्सप्लेन करूँगा, आप एक ही बार में समझ जाओगे कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैं जूम करता हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको अभी ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करता है। ये क्या है, फर्नेस है। ये एक ये जो पैक है, ऐसे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स, ये क्या है, एक फर्नेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोल बर्न हो रहा है, दैट इज अ फ्यूजिबल प्लग। इसका यूज क्या है फ्यूजिबल प्लग का, ये बाद में बताएंगे हम, ठीक है। ये कोल बर्न हो रहा है, कोल बर्न होने के बाद जो इसके फ्लू गैसेस हैं, जो हॉट एयर हैं, गैसेस हैं, वो ये ट्यूब मैंने बनाया, ये ट्यूब के थ्रू इधर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। इस ट्यूब के थ्रू इधर की ओर आ रहे हैं, इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब में, तीनों ट्यूब में हमारा हॉट एयर, हॉट फ्लू गैसेस भरे हुए हैं, और उसके बाद ये चिमनी से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, ये चैम्बर में हमने ऐसा, ये इस चैम्बर से इस चैम्बर में हमने ऐसा पाइप या ट्यूब फ्लो कराया है, जिस ट्यूब में हमारा हॉट फ्लू गैसेस भरा हुआ है, और उसके आसपास मैंने क्या डाल दिया, वाटर, उसके आसपास मैंने वाटर डाल दिया। अब वाटर के बीच में जब गर्म रॉड आप रखते हो तो क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है, वाटर उबलना चालू होता है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, वाटर है, उसमें ट्यूब है, ट्यूब से फ्लू गैसेस पास हो रहा है, इसका नाम ही है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब मतलब जो हॉट एयर है वो हमारे ट्यूब में है, और जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो हम बाहर कलेक्ट कर ले रहे हैं, दैट इज द स्टीम आउटलेट। ओके, तो ये था हमारा फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, तो जो फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से, कॉकरन और लोकोमोटिव जो कॉकरन बॉयलर होते हैं या लोकोमोटिव बॉयलर जो होते हैं, वो हमारा जो होता है वो होता है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर। इस तरह से काम करता है, ठीक है। यूज़ इन स्मॉल स्टीम रिक्वायरमेंट, जब हमें बहुत कम अमाउंट में स्टीम चाहिए होता है तब हम फायर ट्यूब बॉयलर का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉकरन बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर का। प्रोड्यूसेस सैचुरेटेड स्टीम अबाउट 18 बार प्रेशर, क्या करता है, सैचुरेटेड स्टीम बनाता है एट 18 बार पे, एंड 6.2 kg पर सेकेंड स्टीमिंग कैपेसिटी, जो स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी उसकी होती है पर सेकेंड, वो 6.2 kg स्टीम जनरेट कर देता है, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग इज़ यूज्ड, इसमें फ्यूजिबल प्लग यूज़ करते हैं। फ्यूजिबल प्लग क्यों यूज़ करते हैं, इसका यहाँ पे डिटेल लिखा है, बहुत छोटे में लिखा है, तो मैं इसे कोशिश करता हूँ जूम करने का, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेफ्टी वाल्व का यूज़ होता है, और इंटरनली फिक्स्ड, ठीक है, ये इंटरनली फिक्स होता है हमारा जो ये लगा हुआ है, ठीक है। इसका एक और फिगर देखोगे आपको, ये देखो, ये समझ में आ जाएगा। ये फिगर देखो ध्यान से, क्या है, यहाँ पे फायर है, ये कोल है, कोल बर्न हो रहा है, ये फायर, ये ट्यूब से ये गैसेस पास हो रहे हैं, ट्यूब से ये गैसेस पास हो रहे हैं, और यहाँ फिर हमारा चिमनी से बाहर चला जा रहा है, और यहाँ पे इस चैम्बर में वाटर है, वाटर ट्यूब जैसे टच होगा तो बॉयल होना चालू होगा, और ये स्टीम हमारा सैचुरेटेड स्टीम बनने लगेगा, और स्टीम आउट, दैट इज़ द क्या लिखा है, रैम्स बॉटम सेफ्टी वाल्व। रैम्स बॉटम सेफ्टी वाल्व है, काम करता है, जैसे कि हाई प्रेशर हुआ तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और पूरा गैस बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज ये एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम ये वाल्व यूज़ करते हैं। अब फ्यूजिबल प्लग क्या है, फ्यूजिबल प्लग का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो इसमें वाटर है,
वाटर जो लगा हुआ है वाटर की लेवल कम हो गया, वाटर कम हो गया। तो वाटर, जब तक वाटर हैं और फ्लू गैसेस पास हो रहा था, दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में सैचुरेटेड गैस बना रहे हैं, सैचुरेटेड स्टीम बन रहा है। बट जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, जो हीट है वो ट्यूब से डायरेक्टली पास हो रहा है, ट्यूब जो हीट है और कहीं जा ही नहीं पा रहा, हीट ट्यूब में ही आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर था तो हीट क्या ट्यूब से वाटर में ट्रांसफर हो रहा था, बट वाटर जब कम हो गया तो ट्यूब से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये चैम्बर बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, तो इसके कारण यहाँ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, यहाँ पे डैमेजेस होने लगेंगे अपने बॉयलर में। तो इस टाइम में हम एक फ्यूजिबल प्लग, एक सेंसर यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगेगा, तो ये क्या, ये फ्यूजिबल प्लग ओपन हो जाएगा, या फ्यूजिबल प्लग में एक यहाँ पे मेटल लगा है इस तरह का कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो वो मेटल क्या होगा, मेल्ट होना चालू होगा और यहाँ से एक वाटर स्प्रे होगा, और जो ये आग लगी हुई है यहाँ पे जो फायर हम कर रहे हैं, ये इस पर स्प्रे होगा और ये बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम फ्यूजिबल सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कैसे यूज़ करना है आपको ये समझ में आ जाता है। फ्यूजिबल प्लग वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द वाटर लेवल इन द सेल फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, फ्यूजिबल प्लग मेल्ट्स ड्यू टू एग्जॉस्ट गैस, melts due to overheating and water pours down through the hole form and put out the fire, आग को बुझा देता है। ठीक है, तो ये था हमारा दैट इज फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, वाटर होगा ट्यूब में और फर्नेस में आग लगी होंगी। ठीक है, दिस वाटर ट्यूब बॉयलर। अब देखो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, ये देखो, ये फिगर समझ में आ रहा है, थोड़ा धुंधला है फिगर बट आप समझ जाओगे। ये देखो, ये हमारा फर्नेस है। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा टोटल जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फर्नेस है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये कोल रखा और ये आग लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोल रखा और ये आग लगा हुआ है फर्नेस। तो यहाँ पे कंबसन चैम्बर, ये आग लगा हुआ है और इनके बीच में हमने क्या किया है, ये ट्यूब्स यहाँ से जो पास करा है, इस ट्यूब में वाटर है। अब जो फ्लू गैसेस इस पूरे चैम्बर में है और यहाँ पे ट्यूब गया है जिसमें वाटर है, तो क्या होगा, वाटर जैसे चैम्बर के पास, ये ट्यूब में चैम्बर के अंदर आएगा, वाटर सारा इस ट्यूब में चेंज होगा और हमारा वाटर यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से स्टीम, यहाँ से वाटर इन होगा और यहाँ से स्टीम आउट होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे काम करेगा हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। और देख क्या है, इट इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर एंड कैपेसिटी। इससे जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, ये इसकी बॉयलर प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसमें अकॉर्डिंग टू फायर ट्यूब इसमें बॉयलर की प्रेशर ज़्यादा होता है और कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, और एक्सटर्नली फायर्ड, इसमें देखोगे आप एक्सटर्नली फायर हो रहा है एंड द मोर रिस्क, इसमें जो क्या है, ब्रश होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है वाटर ट्यूब में। ठीक है, इसमें ब्रश होने का चांस ज़्यादा होता है। नाउ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। अब क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर, द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर ऑफ 80 बार एंड एबव आर कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर। मीन्स जो स्टीम का प्रेशर है, किसी बॉयलर में से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रेशर, उसमें बॉयलर में जो प्रेशर है स्टीम का 80 बार से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, डेट इज़ द हाई प्रेशर बॉयलर। और लो प्रेशर बॉयलर क्या होगा, 80 बार से अगर प्रेशर कम है देन द लो प्रेशर बॉयलर। ओके, अब यहाँ पे एक और लास्ट है, बाकी यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बता ही दिया है एक्सप्लेन में कि हमारा हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर क्या होता है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइंड बॉयलर का कोई मीनिंग नहीं। हॉरिजेंटल बॉयलर मतलब आपका जो बॉयलर है वो हॉरिजेंटली रखा हुआ है, जैसे मैं बना के दिखाऊं, आपका जो बॉयलर है ये ऐसे हॉरिजेंटली है। ठीक है, वर्टिकली बॉयलर, सारे सिस्टम अंदर का जो फंक्शन है सब सेम काम करेंगे। वर्टिकली बॉयलर कुछ आपका ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और इंक्लाइंड बॉयलर मीन्स आपका कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नली फायर, इंटरनली फायर मैंने समझा ही दिया। हाई प्रेशर, लो प्रेशर मैंने बता दिया। फोर्स सर्कुलेटिंग और नेचुरल सर्कुलेटिंग क्या होगा, फोर्स सर्कुलेटिंग में जो भी चैम्बर होगा उस दूसरे चैम्बर में भेजने के लिए अगर हम कोई इक्विपमेंट बीच में यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फोर्स चैम्बर, या फिर अगर नेचुरली जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब बॉयलर के अंदर अगर एक ही ट्यूब में हमारा काम हो जा रहा है तो सिंगल ट्यूब बॉयलर। मल्टी ट्यूब अगर आ गया, मल्टी ट्यूब बॉयलर। स्टेशनरी और पोर्टेबल बॉयलर, अगर बड़ा बॉयलर है जो एक ही जगह पे फिक्स है, एक ही जगह पे फिक्स है दैट इज स्टेशनरी, और अगर आप इसे लेके कहीं मूव करा सकते हो, कहीं भी मूव करा सकते हो तो ये हमारा हो जाएगा पोर्टेबल बॉयलर।
तो ठीक है, तो इतने टाइप के हमारे स्टीम जनरेटर बॉयलर्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा बॉयलर का। ओके, बाकी आपको जो भी इसमें नोट करने हैं तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, अगला टॉपिक इसी में था बॉयलर माउंटिंग। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस टॉपिक का ना, बॉयलर माउंटिंग। अब बॉयलर में कौन कौन से सामान हमारे होते हैं, ठीक है, या मेन एसेसरीज क्या है बॉयलर का। सबसे पहले वाटर लेवल इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है कि कितना वाटर हमारे बॉयलर के अंदर बचा हुआ है, दैट इज़ द वाटर लेवल इंडिकेटर, एक सेट होता है बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो आपको बॉयलर अगर देखे हो नहीं हो तो मैं बॉयलर आपको बताता हूँ। बॉयलर कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, सेम ऐसा ही शेप का हमारा बॉयलर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर ऐसे बने होते हैं। यहाँ पे कोल रखा होता है, कोल बर्न होता है, फ्लू गैसेस ऐसे बाहर निकलते हैं। ये हमारा रेडिएंट इवापोरेटर एरिया, ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर एरिया, ये हमारा इकोनोमाइज़र हो गया, प्री हीटर हो गया, ऐसे ये सब लगा रहता है बॉयलर के अंदर, बहुत सारे इक्विपमेंट। तो यहीं पे हमारा होता है जो वाटर, यहाँ स्टीम वाटर यहाँ पे लगा होता है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर, कितना वाटर है बॉयलर में। फिर होता है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग का यूज़ मैंने आपको बताया क्यों करते, कैसे करते हैं और कब यूज़ होता है फ्यूजिबल प्लग। उसके बाद आता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, कब स्टीम को कब भेजना है, कब रोकना है, वो वाल्व होता है। ये सब सेफ्टी वाल्व। प्रेशर गेज, कितना प्रेशर है, प्रेशर बॉयलर में प्रेशर गेज भी लगा होता है। ब्लो ऑफ कॉक ये भी लगा होता है। फीड चेक वाल्व, चेक वाल्व जो मतलब कितना आपके अंदर कोल जो बर्न करो ख़त्म तो नहीं हो गया आपका फ्यूल, वो चेक करने के लिए भी एक वाल्व फिट होता है। तो और भी बहुत चीज़, अगर आप ये तो नॉर्मली हमने छोटे मोटे चीज़ में मेन पार्ट को डिफाइन करते हैं, इतने मेन एसेसरीज हमारे बॉयलर में यूज़ करते हैं। बट ओरिजिनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बॉयलर में बहुत इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर बॉयलर में आता है हमारा 4 टाइप का बॉयलर। ठीक है, जो सबसे पहला बॉयलर है वो हमारा है लेमन बॉयलर। तो हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है, अगर मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, अगर आप फिर भी भूल गए हो तो याद रखना। हाई प्रेशर बॉयलर मीन्स जो प्रेशर है बॉयलर के अंदर का वो 80 बार से ज़्यादा होगा। 80 बार से ज़्यादा है प्रेशर, दिस मीन्स वो कौन सा बॉयलर है, हाई प्रेशर बॉयलर है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लामंट बॉयलर। अब लामंट बॉयलर कैसा दिखता है, तो ये फिगर आपके सामने यहाँ पे है। तो ये जो फिगर है ये हमारा है लामंट बॉयलर का। ठीक है, अब ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो लगेगा, बट ये बहुत इजी है। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं बॉयलर पे, तो इसका वर्किंग पूछते हैं और इसके पार्ट्स कौन सा पार्ट का काम करते हैं उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी नेक्स्ट 2 पेज में मैंने वर्किंग भी थ्योरी में लिखा है, और पार्ट्स हर एक पार्ट जो है इसमें 4-5 पार्ट, उसको भी मैंने एक लाइन में डिफाइन किया है। तो थ्योरी पार्ट आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो मैंने किया क्या एक्चुअली में, ये बॉयलर मैंने बनाया कैसे। ये बॉयलर बनाने के लिए, लेमन बॉयलर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक्सटर्नल पार्ट बनाया। ठीक है, ये हमारा बॉयलर का रहा। ठीक है, ये बनाया। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही ध्यान देना। उसके बाद मैंने बनाया रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, कुछ नहीं बनाया, इसके बाद मैंने बनाया ये रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है सेम हमने ऐसा बनाया रेडिएंट। उसके जस्ट ऊपर, थोड़ी ऊपर पे हमने बनाया कन्वेक्टिव सुपर हीटर। ठीक है, हमने बनाया कन्वेक्टिव सुपर हीटर, जैसा ये दिख रहा है हमारा एक ऐसा इस टाइप का ऐसे में। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया इकोनोमाइज़र। ठीक है, पहले आप समझ लें कि हम बनाए कैसे, उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इकोनोमाइज़र मैंने बनाया। इकोनोमाइज़र बनाने के बाद फिर मैंने बनाया इस बॉयलर के अंदर एयर प्री हीटर, जैसे ये दिख रहा है एयर प्री हीटर। ठीक है, एयर प्री हीटर बनाया। ये चारों पार्ट बनाने के बाद, वैसे तो बॉयलर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, सेफ्टी के लिए कितने सारे पार्ट्स यूज़ होता है। तो फिलहाल जो मेन पार्ट्स हैं हमारे बॉयलर का यही रहता है। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा एक बार वर्किंग में बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यूज़ बताऊँगा। ठीक है, तो इसे करते हैं कट। देखो अब क्या होता क्या है,
ये कोल्ड एयर है, ये हमारा ब्लोअर है। कोल्ड एयर जो बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर है, कोल्ड एयर को क्या करता है, शक करता है और कहाँ भेजता है, हमारा एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर में क्या होता है, जो एयर कोल्ड एयर है थोड़ा हॉट हो के फर्नेस में जाता है, ताकि फर्नेस का जो टेम्परेचर है बढ़े, फर्नेस की जो आग है बढ़ाए उसको, ठीक है। और ये जब फर्नेस है, अब देखो बहुत सारे आपको टीचर्स ये नहीं बताए होंगे भाई फर्नेस है कहाँ बॉयलर में। अब देखो इंटरनली बॉयलर होगा, तो फर्नेस हमारे इस बॉयलर के यहाँ पे, बॉयलर के अंदर यहाँ पे बना होगा एक एरिया, और यहाँ पे हमने कोल रख के आग लगा दिया है और इससे हीट निकल रहा है, जो ये जो फ्लू गैसेस निकल रहे हैं वो गर्म है, वो हमारे इकोनोमाइज़र में जा रहा है, एयर प्रीहीटर में जा रहा है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जा रहा है, ऐसे ऐसे पास होकर फिर ये एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जा रहा है। एक तो ये, या फिर दूसरा हम बॉयलर के बाहर कोल को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किया। नाउ नेक्स्ट है अब फीड पंप वाटर, हमने वाटर लिया तो ये हमारा फीड पंप है, ठीक है। फीड पंप क्या किया, वाटर को सक किया और कहाँ भेजना है, इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र में भेजना, इकोनोमाइज़र भी एक क्या करता है, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है, एकदम मैक्सिमम नहीं बढ़ाता है, बट इकोनोमाइज़र का काम क्या है, जो भी टेम्परेचर वाटर जो आ रहा है उसकी टेम्परेचर को बढ़ा देना। तो यहाँ पे इकोनोमाइज़र में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, स्टीम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये निकलते हैं और आके आ जाते हैं किसमें, स्टीम एंड वाटर ड्रम में, जिसमें स्टीम और वाटर ड्रम में क्या होता है, वाटर नीचे की ओर आ जाता है और स्टीम हमारा ऊपर रहता है, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये प्रोसेस 1 था, ये प्रोसेस 2, ना प्रोसेस 3 वाटर आया, प्रोसेस 4 हमारा इकोनोमाइज़र के बाद आके इसमें वाटर अलग और स्टीम अलग हो गया। फिर प्रोसेस 4 के बाद प्रोसेस 5, 4 के बाद इधर नहीं जाएगा, 4 के बाद 5 में आओ। अब यहाँ से वाटर जो होगा, फर्दर जो वाटर इसमें बचा रहेगा वो वाटर फिर नीचे आएगा, फोर्स सर्कुलेटिंग पंप, ये इसे बोलते हैं हमने फोर्स सर्कुलेटिंग पंप। इससे पहले डिस्कस, फोर्स सर्कुलेटिंग पंप का मतलब होता है फोर्सली वाटर को शक करके यहाँ दोबारा भेजना, मतलब ये वाटर बचा रहेगा, देखो यहाँ से हमने भेजा, ये भी एक तरह का हीटर है इकोनोमाइज़र, यहाँ से भेजा फिर भी हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रह गया, तो उस वाटर को हमने फोर्सली किस में भेजा, रेडियंट सुपर हीटर में विद द हेल्प ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग पंप। तो रेडियंट सुपर हीटर में क्या किया, उसको और एकदम हीट सैचुरेटेड स्टीम में बदल दिया, वाटर को सैचुरेटेड स्टीम में बदल दिया। उसके बाद क्या हो गया, अब जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ आया था बहुत कम अमाउंट, अब यहाँ पे आके बहुत कम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और स्टीम ज़्यादा है, सैचुरेटेड स्टीम आया और वापस फिर 7th प्रोसेस में हमारा स्टीम एंड वाटर ड्रम में आ गया। अब यहाँ पे वाटर कम है और स्टीम ज़्यादा है, अब ये स्टीम जो है उसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा क्योंकि वो अभी स्टीम एंड वाटर ड्रम में है, ठीक है। फिर वहाँ से जो स्टीम है, स्टीम का वेट कम होता है तो वो ऊपर है, वाटर की डेंसिटी नीचे ज़्यादा है इसलिए नीचे है ड्रम में, तो वो स्टीम क्या होगा, ये 8 जो है, 8 जो ट्यूब है, 8 आपको दिख रहा है, इस ट्यूब से आएगा कन्वेक्टिव सुपर हीटर में, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या करते हैं कि इसमें रेडियंट सुपर हीट से डायरेक्ट कन्वेक्टिव सुपर हीटर में भेजते हैं, उसके बाद यहाँ भेजते हैं और उसके बाद फिर एक तो सुपर हीटर लगाते हैं और फिर हमारे टरबाइन में भेजते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, बस अब समझ लो, ठीक है। तो रेडियंट सुपर हीटर से हमने यहाँ भेजा और यहाँ से जो मॉइस्चर है स्टीम में थोड़ा बहुत, जो भी थोड़ा बहुत कुछ 5-10% अमाउंट में मॉइस्चर है स्टीम में, उसको मैंने क्या किया, सुपर हीटर में भेज दिया। तो यहाँ पे क्या किया, सुपर हीटर में जो सैचुरेटेड स्टीम है, सुपर हीटेड बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो वो सैचुरेटेड स्टीम इसमें लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट यहाँ पे आया, तो क्या हुआ, उसका फेस टोटली चेंज, ठीक है। तो टोटल सुपर हीटेड स्टीम में बदल जाएगा। वो सुपर हीटेड स्टीम को हम चाहे तो एक दूसरे बॉयलर में स्टोर कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ हम उसको भेजें ताकि हमारा टरबाइन घूमे, या फिर डायरेक्ट हम उसे टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करा दें, जिससे टरबाइन रोटेट होगा, और टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन से हमारा क्या कनेक्ट है, डायनमो या जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये काम करता है। अब इकोनोमाइज़र क्या है, रेडियंट सुपर हीटर क्या है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ना। तो कभी कभी क्वेश्चन जब पूछता है तो बोलता है उसके पार्ट्स को डिफाइन करो और वर्किंग वे लिखो। तो फीड पंप, जो हमारा फीड पंप था, ठीक है, ये था जो हमारा फीड पंप जो वाटर को फीड करेगा, किसमें, इकोनोमाइज़र में। क्या है, इट सप्लाई द फीड वाटर इनटू द बॉयलर फ्रॉम हॉट वेल, ठीक है। नाउ द इकोनोमाइज़र, फीड पंप के बाद कहाँ गया वाटर, इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र क्या है, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर टू सम डिग्री, कुछ अमाउंट ऑफ
टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद स्टीम सेपरेटिंग ड्रम, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम इकोनोमाइजर से आया, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम, स्टीम और वाटर सेपरेटिंग ड्रम। द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम सेपरेट द स्टीम फ्रॉम द वाटर, द स्टीम गेट्स कलेक्टेड एट द अपर पोर्शन एंड द वाटर एट द लोअर पोर्शन ऑफ द ड्रम। जो स्टीम है वो ड्रम के ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे चला जाता है ड्यू टू डेंसिटी ज़्यादा है होने के कारण, ठीक है। नाउ द सर्कुलेटिंग पंप, ठीक है। अब ये सर्कुलेटिंग पंप क्या है, फोर्स सर्कुलेटिंग पंप भी होता है। तो देखो अब सर्कुलेटिंग पंप जो है ये फोर्स सर्कुलेटिंग पंप है या फिर एक नेचुरली सर्कुलेटिंग पंप होता है। नेचुरली सर्कुलेटिंग, नेचुरली है क्या है, नॉर्मल जो वाटर की जो प्रेशर पे है उस प्रेशर पे धीरे धीरे उसी प्रेशर से आएगा, बट फोर्स सर्कुलेटिंग पंप में उसको एकदम फोर्सली यहाँ पे भेज रहे हैं, एकदम तेजी से प्रेशर उसका चेंज हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, जल्दी से जल्द सैचुरेटेड स्टीम में हमारा वाटर चेंज हो जाता है, ठीक है। सर्कुलेटिंग पंप क्या है, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्रिवन बाय द टर्बाइन, इट सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम टू द स्मॉल डायमीटर ट्यूब ऑफ द रेडिएंट सुपरहीटर, कन्वेक्टिव सुपरहीटर एंड बैक टू द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। क्या किया, यहाँ से लिया, शक किया, उसके बाद इसको भेजा रेडिएंट सुपर हीटर में, वहाँ से फिर उसने किसमें कन्वेक्टिव सुपर हीटर में भेजा, कन्वेक्टिव सुपर हीटर के बाद फिर इसमें भेजा, उसके बाद फिर एक सुपर हीटर में जाएगा, और ऐसा एक प्रोसेस था, ऐसा हम बना सकते हैं। बट एक और है, रेडिएंट में भेजे, रेडिएंट के बाद हमने क्या बोला, दोबारा स्टीम में भेजा, फिर उससे हमने सुपर हीटर में भेजा और वो टरबाइन में चला गया। तो ऐसे 2-3 तरीके से आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसका डायग्राम ऐसा है, कुछ लोग इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो इकोनोमाइजर को ऐसे बना देंगे, ऐसे करेंगे और लाइन डायग्राम, जैसे दिस इज द इकोनोमाइजर, ये हो गया हमारा ड्रम, ठीक है। ड्रम से ये आया, ये पंप लगा देंगे ऐसे, और पंप के बाद से फिर बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, रेडिएंट सुपर हीटर, फिर यहाँ से इसमें जोड़ देंगे और फिर यहाँ से इसको बोल देंगे हमारा है कन्वेक्टिव सुपर हीटर। तो ऐसे हमारा बॉयलर रेडी हो गया। तो इसे लाइन डायग्राम बोलते हैं, और ये चला गया हमारे टरबाइन में, ठीक है। तो ये लाइन डायग्राम आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा समझाने के लिए इतना अच्छा बनाया है, अदरवाइज आप लाइन डायग्राम में डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं। नाउ सर्कुलेटिंग पंप क्या होता है समझ में आ गया। नाउ उसके बाद है हमारा रेडिएंट इवापोरेटर, रेडिएंट इवापोरेटर ये वाला पार्ट। रेडिएंट इवापोरेटर क्या करता है, देखो, इट evaporate the water steam mixture with the help of radiation, with the help of radiation, हीट का जो हीट निकल रहा है कोल से, उसके रेडिएशन से क्या हो रहा है, वाटर और स्टीम को अलग कर रहा है, हीट कर रहा है वाटर को, तो स्टीम बन रहा है ना। उसके बाद है कन्वेक्टिव इवापोरेशन, कन्वेक्टिव इवापोरेशन ये वाला पार्ट। कन्वेक्टिव, इट चेंज द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर इनटू सैचुरेटेड स्टीम थ्रू कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या करता है कन्वेक्टिव इवापोरेटर या फिर रेडिएंट इवापोरेटर, जो स्टीम मिक्सचर है वाटर और स्टीम को, उसको सैचुरेटेड स्टीम में बदल देता है, ठीक है, ताकि वो फर्दर प्रोसेस कर सके। उसके बाद हमारा सुपर हीटर, जैसे कि मैंने बताया था, इसके बाद हमने यहाँ बता दिया, लगा दिया, और या फिर हम कर सकते थे इसे इससे ज्वाइन कर देते, उसके बाद इससे ज्वाइन कर देते, और उसके बाद हम यहाँ पे एक सुपर हीटर ऐसे लगा देते और फिर वो इससे चल जाता, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर हीटर जो कि यहाँ बात हो रहा है वही है सुपर हीटर, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो हमारे स्टीम में, उसको टोटली सुपर हीट करके इतना ज़्यादा गर्म करके उस टोटली स्टीम बदल देगा, ठीक है। इट It superheats the steam to the desired temperature from striking on the turbine blade. इतनी डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए कि टोटली स्टीम मतलब कोई मोशन ना, उस टेम्परेचर तक उसको स्टीम को हीट करेगा। उसके बाद क्या कहाँ भेज देगा, टरबाइन ब्लेड्स पे, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ऐसे ही हमारा वर्किंग भी इसका लिखा हुआ है, जैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको सेम टू सेम यहाँ पे रिटन में है। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हो वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मेरे वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो वर्किंग जो मैंने बताया था, तो ये जो बॉयलर है, सबसे पहले मेन बात बताने आपको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था एक्चुअली, जो लेमंट बॉयलर है उसकी कैपेसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर कितनी है। हर बॉयलर की एक प्रेशर, एक टेम्परेचर, एक कैपेसिटी होती है वर्किंग, ठीक है। सो देयरफॉर द वर्किंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर इज 170 बार,
773 केल्विन एंड द 15 टन पर आवर स्टीम बनाता है, पर घंटे 50 टन स्टीम बनाता है कौन, लैमेंट बॉयलर। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो सबसे पहले आप ये इसकी कैपेसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर लिखोगे, उसके बाद वर्किंग चालू कर दोगे। तो वर्किंग देखो मैंने कैसे लिखा है, नाउ एयर ब्लोअर गिव्स एयर टू द एयर प्रीहीटर and air preheater heat the air and this heated air will send to the furnace for increasing the efficiency of boiler or increasing the combustion process। यहाँ पे ये ब्लोअर क्या किया, कोल्ड एयर को लिया और इसमें कहाँ भेज दिया, एयर प्रीहीटर में। तो एयर प्रीहीटर ने एयर को हीट किया और उसे भेज दिया फर्नेस में, हॉट एयर आउट यूज्ड इन फर्नेस। ठीक है, तो ये लाइन को हमने लिख दिया इसमें ऐसे। नाउ द फीड पंप सर्कुलेट द वाटर इन द इकोनोमाइजर ऑफ द बॉयलर, द इकोनोमाइजर हीट द वाटर टू सम डिग्री, फ्रॉम इकोनोमाइजर वाटर एंटर इनटू स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। फीड पंप है, वाटर को सर्कुलेट किया और कहाँ भेजा, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या किया, हीट किया उसको, उसके बाद उसे भेज दिया स्टीम वाटर ड्रम सेपरेटर में, जिसमें वाटर और स्टीम अलग अलग हो गए। ठीक है, from steam separating drum the mixture of steam and the water is forced circulating through the radiant evaporator by the external centrifugal pump। in forced circulation the pressure of circulating of water through the tube is more as compared with the natural circulation। अब क्या किया, यहाँ से फोर्स सर्कुलेटिंग पंप क्या किया, उसको फोर्सली कहाँ भेज दिया, रेडियंट सुपर हीटर में। ठीक है, और जो फोर्स सर्कुलेटिंग पंप होता है वो एज कम्पेयर टू नेचुरली उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो रेडियंट सुपर हीटर में भेजा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ रेडियंट इवापोरेटर हीट द वाटर एंड चेंज इट इनटू स्टीम। रेडियंट जो यहाँ पे आ गया, ये क्या करता है, रेडियंट इवापोरेटर हीट द वाटर एंड चेंज इट इनटू स्टीम। ओके, नाउ फ्रॉम radiant evaporator the water steam mixture passes through the convective evaporator or the steam separating drum। here the temperature of fluid further increases, after that the saturated steam enter into the steam separator drum। यहाँ पे हीट होने के बाद वो जो हमारा सैचुरेटेड स्टीम जो है वो हमारा इसमें वापस एंटर होता है, फिर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर बचा होता है कन्वेक्टिव सुपर हीटर में आके एकदम खत्म हो जाता है मॉइस्चर, और सिर्फ बचता है क्या, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने यहाँ पे लिखा है राइटिंग में। नाउ फ्रॉम स्टीम सेपरेटेड ड्रम द स्टीम पासेस थ्रू द सुपर हीटर एंड फाइनली द सुपर हीटेड स्टीम इज आइदर कलेक्टेड और डायरेक्टली स्ट्राइक ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स। ओके, तो ये था हमारा मेन ना। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे लेमेंट बॉयलर का। तो लेमेंट बॉयलर का एडवांटेजेस ये हैं कि वो बहुत स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स आर यूज सो डैट द हाई हीट ट्रांसफर मेंटेन। जो इसका ये डायमीटर है, यहाँ के बाद जो ये डायमीटर है ये बहुत पतला है, डायमीटर कम है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हीट एक्सचेंज होता है वो बहुत अच्छा होता है। नाउ इट कैन बी इजीली स्टार्टेड, बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है। देखो कि आप कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार पंप चालू कर दो तो ये ऑटोमेटिक काम करना, फीड कर दो यहाँ पे कोल तो ऑटोमेटिक काम करना चालू हो जाएगा। हाई स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, इसकी स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड दिस बॉयलर कैन बी रिसेंबल्ड विद द नेचुरल सर्कुलेटिंग बॉयलर। हमने क्या किया, अभी यहाँ पे फोर्स सर्कुलेटिंग पंप यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे नेचुरली इसको भेज देंगे, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे नेचुरली, तो वो हमारा नेचुरली हो जाएगा। ठीक है, एंड इट डिज़ाइन इज सिंपल, इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने अभी ये दिखाया। और एक डिसएडवांटेजेस है इस बॉयलर का, जो नेक्स्ट बॉयलर हमारा बेंसन बॉयलर बनेगा वो क्यों बनाया गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तभी तो बनाया गया। तो इसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रॉब्लम क्या हुई थी इस बॉयलर में, देखिए देयर इज़ अ बबल फॉर्मेशन एट द सर्फेस ऑफ द ट्यूब इन दिस बॉयलर, ड्यू टू दिस reduces the transfer rate of the steam। अब देखो यहाँ पे स्टीम है, वाटर स्टीम अलग अलग है, उसके बाद ये सैचुरेटेड स्टीम जब आएगा इसमें, तो हो सकता है यहाँ से बाद सैचुरेटेड स्टीम इस पाइप में या इस पाइप किसी पाइप में क्या करेगा, बबल्स बनने लगेगा। हीट होने के कारण बबल्स बनेगा, तो बबल्स या फिर सॉल्ट डिपोजिशन भी होता है, तो बबल्स के कारण क्या होता है, स्पेस यहाँ पे कम होता है, इस पर कैविटी बनते हैं, आपका पाइप खराब होता है, उसके कारण क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम बेंसन बॉयलर बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हमारा बेंसन बॉयलर का डायग्राम। ठीक है, लाइन डायग्राम नहीं है, एग्जाम में आप कुछ ये भी बना सकते हो या फिर लाइन डायग्राम जो है वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लेमेंट बॉयलर बताया था, तो जो बच्चे ये नया देख रहे हैं तो हो सकता है उसमें कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको बेंसन बॉयलर बताऊंगा।
ना बेंसन बॉयलर बनाने के लिए सबसे पहले तो बेंसन बॉयलर का कैपेसिटी देख लें, क्या कैपेसिटी, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इस बेंसन बॉयलर की कैपेसिटी कितनी, क्योंकि हमने लैमेंट बॉयलर में देखा था उसका प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर और कैपेसिटी कितना होता है, और फिर बेंसन बॉयलर हम देखे थे कि बेंसन बॉयलर का क्या होगा। आइए देखते हैं। तो जो बेंसन बॉयलर है उसका जो द वर्किंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैपेसिटी इज 225 बार। प्रेशर कितना होता है 225 बार, temperature at 650 डिग्री सेल्सियस एंड द कैपेसिटी इज 155 टन पर आवर, मीन्स हर एक घंटे में 155 टन स्टीम बनाता है। ठीक है ना। बेंसन बॉयलर अब देखते हैं बेंसन बॉयलर को बनाया कैसे है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले बेंसन बॉयलर जो मैं बता रहा हूँ वही करना, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये आउटर इसका ढांचा बनाया बेंसन बॉयलर का। अरे यार, बेंसन बॉयलर का मैंने ये पार्ट बनाया, ठीक है। ये मैंने बनाया बेंसन बॉयलर का। उसके बाद मैंने एकदम नीचे एक बनाया रेडिएंट इवापोरेटर। क्या बनाया मैंने, रेडिएंट इवापोरेटर। उसके जस्ट ऊपर जैसे इसे पहले था, कलर भी सेम आप देखोगे एलिमेंट में, शुरू से आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा कुछ समझ में आएगा, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट हमने बनाया दैट इज इकोनोमाइजर। क्या था, इकोनोमाइजर। और उसके जस्ट ऊपर मैंने जैसे ये दिख रहा है वैसा मैंने ये बनाया एयर प्रीहीटर। इतना बना लिया। उसके बाद फिर मैंने एक ब्लोवर बनाया, एक फीड पंप बनाया और एक टरबाइन बनाया, और उसको ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। इतना बना लिए। बनाने के बाद और इसमें जो मार्क मैंने ऐसे ऐसे बनाया, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। लाइन डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं, बहुत लोग क्या करता है ना, बॉयलर का लाइन डायग्राम ऐसे करो, ये बॉयलर बनाता है, ठीक है। अभी बोलता है कि ये फीड पंप से आया, ठीक है, ये आ गया हमारा इकोनोमाइज़र में, इकोनोमाइज़र को इस तरह बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसको बोल देगा कि हमारा ये चला गया रेडिएंट में, तो रेडिएंट को बना देगा ऐसे, ठीक है। रेडिएंट के बाद हमारा चल गया किसमें, कन्वेक्टिव सुपर, कन्वेक्टिव में, तो कन्वेक्टिव को ऐसे बना देगा, ठीक है। और फिर यहाँ चला गया आपके टरबाइन में, तो ये टरबाइन, ठीक है। तो ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, समझने के लिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, इसका वर्किंग समझते हैं। इसका पार्ट जो लैमेंट में है सेम है, पार्ट्स में यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिटन है, इसका वर्किंग भी रिटन है, सब लिखा हुआ है, बट यहाँ मैंने आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो ये बॉयलर के अंदर, इस बॉयलर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कोल रखा और उसे बर्न कर रहे हैं, ठीक है। कोल को हम बर्न कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा क्या निकल रहा है, फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस हमारा इकोनोमाइज़र को हीट कर रहा है, सुपर हीटर को ऐसे करके एयर प्रीहीटर निकल रहा है। तो जो अब क्या, डायरेक्ट अगर ठंडा एयर अंदर भेजते तो वो ठंडा एयर भी हीट होता, तो कुछ टाइम कुछ एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाता। तो हम क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेस निकलता है उसके बीच में एक रेंज में एयर प्रीहीटर लगा देते हैं, जिससे जो एयर हम भेजते हैं फर्नेस में वो क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। कोल्ड एयर हमारा ब्लोवर में है, उसे सक किया ब्लोवर ने और उसे भेजा प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर में, तो वो एयर गर्म हो गया। गर्म एयर फर्नेस में जाएगा तो जो एयर निकले वो और गर्म ही निकले, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको एनर्जी वेस्ट करने में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये था, हमने ये बना लिया। अब देखो मेन प्रोसेस अब चालू होता है बॉयलर का। मेन ये है कि फीड पंप, वाटर को हमने एक फीड पंप के थ्रू सर्कुलेट किया और किस में भेज दिया, इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र में भेजा, इकोनोमाइज़र में सफ़र करने के बाद जो वाटर है कुछ टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ, तो जिसके कारण उसकी वो क्या हो गया, वेपर फॉर्म में चेंज होने लगा, स्टीम फॉर्म में चेंज होने लगा, बट नॉट टोटली, पूरी तरीके से स्टीम में चेंज नहीं हो गया। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स अगर 100% वाटर आया है तो इसमें 50% स्टीम, 50% वाटर हमारा इकोनोमाइज़र में बचा रह गया। अब वो इकोनोमाइज़र से जो निकला 50% स्टीम और 50% वाटर मिक्सचर, वो किस में आ गया, रेडिएंट इवापोरेटर में, जो कि और गर्म होता है। तो वो क्या हुआ, 50% वाटर और 50% स्टीम के कॉम्बिनेशन को चेंज करके कितना कर दिया, 70% स्टीम और 30% वाटर में बदल दिया। और फिर वहाँ से जो 30% वाटर बचा हुआ है वो सुपर हीटर में आके, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में आके वो और हीट हुआ, उसकी टेम्परेचर और बढ़ा वाटर का। सो सैचुरेटेड, रेडिएंट इवापोरेटर क्या किया, सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटर में भेजा, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है सैचुरेटेड स्टीम में उसको हटा के सुपर हीटेड स्टीम में बदल दिया, मीन्स 100% स्टीम में बदल दिया। और फिर वो डायरेक्ट हम टरबाइन ब्लेड्स पे टकरा रहे हैं या फिर हम उसे स्टोर करके फिर टरबाइन पे डाल रहे हैं।
तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, हमारा टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर लगा दो, उसमें डायनमो लगा दो, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो ऐसे हमारा काम करता है बेंसन बॉयलर। बट बेंसन बॉयलर हमने क्यों बनाया? लेमेंट बॉयलर तो हमने बनाया था, फिर बेंसन की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हमने आपसे बताया था, हमने लेमेंट में पढ़ा था, लेमेंट का एक डिसएडवांटेजेस पढ़ा था हमने। क्या था वो डिसएडवांटेजेस? देयर इज अ बबल फॉर्मेशन एट सरफेस ऑफ द ट्यूब इन द बॉयलर। In the Lament boiler, there is a bubble formation at the surface of the tube in this boiler. So, this reduce the transfer rate, heat transfer rate of the steam. ठीक है, जो या फिर क्या करता है वो रिड्यूस कर देता है ट्रांसफ़र रेट ऑफ स्टीम या हीट ट्रांसफ़र रेट ऑफ स्टीम की जो हीट को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी उसको कम कर देता है वो बबल्स जो पाइप में बने हैं। तो उनको दूर करने के लिए हमारा ये बेंसन बॉयलर बनाया है। देखो वहाँ पे जो हमारा स्टीम और वाटर सेपरेटर ड्रम था उसे हटा के डायरेक्ट हमने रेडिएंट में भेज दिया, तो कोई बबल बना ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिए तो यहाँ से डायरेक्ट हीट हो गया, यहाँ आया अचानक टेम्परेचर चेंज होने के कारण ये डायरेक्ट स्टीम यहाँ भेज दिया, तो कोई बबल्स बनने का चांस नहीं हुआ। ठीक है ना, जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा है, इट वर्क्स ऑन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो बेंसन बॉयलर है ये किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर एट विच लिक्विड एंड गैस फेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये बेंसन बॉयलर है। ठीक है, ये मैंने आपको भी वर्किंग बताया था। अब हम एक्चुअल में बेंसन बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बेंसन बॉयलर है वो क्रिटिकल प्रेशर पे काम करता है। क्रिटिकल प्रेशर पे काम करता है। क्रिटिकल प्रेशर का मतलब होता है at critical pressure liquid and gas phase are in equilibrium। जो लिक्विड है वाटर है और जो गैस फेस है दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो बेंसन बॉयलर है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रेशर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द सुपर क्रिटिकल प्रेशर दैट इज 225 बार। सुपर क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? दैट इज 225 बार। ड्यू टू दिस द लेटेंट हीट ऑफ वाटर बिकम्स जीरो। लेटेंट हीट जो वाटर का जो चेंज करने का कैपेसिटी, लेटेंट हीट मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक पर लेटेंट हीट क्या करता है? फेस चेंज करने में हेल्प करता है। वाटर से जो स्टीम चेंज होता है वो पॉइंट दैट इज द लेटेंट हीट हो रहा है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस इट डायरेक्टली चेंज इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग। जब लेटेंट हीट जीरो है इसका मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्ट जो है स्टीम बॉईल होने से पहले ही वो बॉइलिंग हो उससे पहले ही डायरेक्ट वो स्टीम में बदल गया वाटर जो है। ठीक है, एंड इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द ट्यूब सरफेस। तो जो डायरेक्ट बॉईल हुआ ही नहीं, बट हम देखे थे क्या यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट क्या किया, इकोनोमाइजर से निकाला और डायरेक्ट भेज दिया। तो यहाँ पे जो स्टीम ड्रम लगाए थे लेमेंट बॉयलर में, वो ड्रम में क्या होता बॉईल हो आता था, वाटर और स्टीम अलग होता था। तो वाटर तो गर्म होता था तो बॉईल होता था, उससे बबल बनते थे। तो वो बबल होने का चांस ही यहाँ पे हटा दिया, डायरेक्ट हमने रेडिएंट इवापोरेटर में उसे जोड़ दिया पाइप को, इकोनोमाइजर से जो हमारा वाटर और स्टीम निकला। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है। तो उसमें बबल बनने का कोई चांस नहीं है, बबल बना नहीं, तो हमारा ये क्या हुआ, ज़्यादा एफिशिएंट बॉयलर हो गया। ओके, और इसका वर्किंग है, जो वर्किंग है हम यहाँ पे लिखे थे, जो वर्किंग था हमारा क्या था वर्किंग, इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि अगर आप चाहो इसे लिखना तो लिख लेना। नाउ वर्किंग इसका कैपेसिटी 225 बार, 650 डिग्री सेल्सियस एंड 155 टन पर आवर, ये हो गया। नाउ द फीड पंप बोल क्या रहा है, द फीड पंप इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर टू द सुपर क्रिटिकल प्रेशर एंड देन इट एंटर इनटू द इकोनोमाइजर। फ्रॉम इकोनोमाइजर द वाटर पासिस टू द रेडिएंट इवापोरेटर और हीटर। क्या किया देखो ध्यान से फिगर को, फीड पंप जो है वाटर को क्या किया, बहुत फास्ट हाई प्रेशर में इकोनोमाइजर में भेजा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, द फीड पंप इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर टू द सुपर क्रिटिकल प्रेशर तक इंक्रीज कर दिया एंड देन इट एंटर इनटू द इकोनोमाइजर। फिर क्या हुआ, वो इकोनोमाइजर में एंटर हुआ। इकोनोमाइजर में एंटर होने में उसकी हीट टेम्परेचर बढ़ी तो वो स्टीम और वाटर फॉर्म में चेंज होने लगा। ठीक है, now here the water receive the heat through the radiant and the partially get converted into steam।
कहाँ पे, रेडिएंट इवापोरेटर में। यहाँ से निकल गया, उसके बाद हमने डायरेक्ट रेडिएंट इवापोरेटर में चेंज कर दिया। तो रेडिएंट इवापोरेटर में क्या हो रहा है, हीट और भी हीट मिला उसको और टेम्परेचर उसका बढ़ा, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, पार्शियली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, मीन्स पार्शियली स्टीम पार्शियली हमारा वाटर है। द टेम्परेचर रेसेस ऑलमोस्ट टू द सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इंक्रीज हुआ। दिस मीन्स वो सुपर हीटेड स्टीम अभी नहीं बना है, बट उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, बट वो सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जा तक वो हीट कर दिया अपने वाटर को, ताकि वो अच्छे से कन्वर्ट हो जाए स्टीम में, डायरेक्ट वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए विदाउट बबल। अगर बबल बना तो क्या प्रॉब्लम होगा, वही जो लेमन में हो रहा था, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम एंटर इनटू द कन्वेक्टिव इवापोरेटर वेयर इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड मे सुपर हीटेड टू सम डिग्री। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने इसी यहाँ से डायरेक्ट कन्वेक्टिव सुपर हीटर में भेजा, जो भी कुछ मॉइस्चर बचा होगा वो टोटली किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, और उस स्टीम को हमने डायरेक्ट भेज दिया किसमें, टरबाइन में, और वो कौन सा स्टीम था, सुपर हीटेड स्टीम। ओके, हो गया। नाउ फाइनली इट इज पास थ्रू द सुपर हीटर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड सुपर हीटेड स्टीम। दिस सुपर हीटेड स्टीम इज देन यूज्ड बाय टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्किंग समझ में आ गया ना। इसके एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं, इट इज़ लाइट इन वेट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, लेमन बॉयलर में ड्रम था, वो ड्रम हट गया तो ये इसका वेट कम हो गया। द बॉयलर में अचीव थर्मल एफिशिएंसी अप टू 90%, तो बबल बन नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 90% तक। इट अवॉइड बबल्स फॉर्मेशन ड्यू टू सुपर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर। ड्यू टू सुपर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर द बबल फॉर्मेशन विल बी नेग्लेक्टेड और avoids. Okay, now fourth point is explosion hazard is almost negligible because of use of smaller diameter tube. ये जो डायमीटर है, यहाँ से जो इक्वेमेजर्स निकला है, ये स्मॉलर डायमीटर है, इसके कारण एक्सप्लोजन होने का चांस जो होता है बॉयलर में कम हो जाता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ अ ड्रम लेस बॉयलर एंड हेंस द वेट ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज 20% लेस एज कम्पेयर टू द अदर, ठीक है। जब हमने ड्रम को ही हटा दिया तो जहाँ दूसरे बॉयलर से इसका क्या हो गया, वेट ऑलरेडी कम हो गया। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि सॉल्ट क्या होता है ना, इसमें जो सॉल्ट होता है या फिर कैटलिस्ट होता है, सॉल्ट पाइप के या फिर रेडिएट इवापोरेटर के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो उसके कारण बेंसन बॉयलर में प्रॉब्लम होता है। तो बेंसन बॉयलर के बाद हमने इसे और एडवांस किया, जो सॉल्ट डिपोजिशन होता है वो ना हो, और हम सॉल्ट वाटर को हीट कर लें जिससे वो स्टीम बदल जाए विदाउट डिपोजिशन। तो उसके लिए हमने क्या किया, बेंसन बॉयलर को और थोड़ा अच्छा बनाया, तो उससे नाम दिया हमने वेलॉक्स बॉयलर। तो नेक्स्ट लेक्चर ओके, तो इससे पहले लेक्चर में हमने बेंसन बॉयलर देखा था और लेमन बॉयलर देखा था, ठीक है। तो हमने काफ़ी लेमन बॉयलर में काफ़ी कुछ देखा कि लेमन बॉयलर के बाद हमने जो बेंसन बॉयलर बनाया तो क्यों बनाया, ठीक है। बॉयलर जो बनाया गया है, इतने टाइप्स के जो बॉयलर बनने हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न है। ऐसे ही किसी ने नहीं बना दिया है बॉयलर, फालतू में इतना पैसा वेस्ट करना है, रिसर्च करना, ये सब वगैरह, ठीक है। तो कुछ कमी थी पुराने वाले बॉयलर में, इसलिए नए बॉयलर्स बने हैं। अब नए बॉयलर में हो सकता है उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, कंडीशन अच्छा, यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। इस कंडीशन के लिए बॉयलर बना है। जो थर्ड बॉयलर हमारा बना है बेंसन के बाद, लॉफलर बॉयलर। तो लॉफलर बॉयलर बना था, तो देखो बेंसन बॉयलर में हमने देखा था कि लेमेंट में क्या हो रहा था, वेट ज़्यादा था बॉयलर का, ठीक है। बहुत कुछ चेंजेस था जो बेंसन बॉयलर में आके उसे बदला गया, ठीक है। बट बेंसन बॉयलर में एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सॉल्ट वाटर डिपॉजिट होने लगता था पाइप के अंदर, ठीक है। बेंसन में हमने क्या किया, लेमेंट से सबसे पहले क्या चेंज किया, लेमेंट में हमने देखा कि बबल्स बन रहा था जो कि हमारे हीट ट्रांसफ़र को कम कर रहा था। तो बेंसन ने उस जो बॉक्स था, जो स्टीम एंड वाटर का सेपरेटिंग बॉक्स था, उसको ही ड्रम को ही हटा दिया, तो वो बबल्स बनना कम हो गया। बट पाइप में फिर स्टार्ट हो गया सॉल्ट का जमना, जिसके कारण हीट ट्रांसफ़र स्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए लॉफलर ने यहाँ पे एक दिमाग और लगाया, ठीक है। क्या किया उसने, आइए देखते हैं। तो ये जो आपको सिंपल जो दिख रहा है लॉफलर, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये बना कैसे है, इसकी कैपेसिटी क्या थी लॉफलर बॉयलर की, ठीक है। ये सब वर्किंग में हम कैपेसिटी वगैरह सब देखेंगे। तो
बहुत ईजी प्रोसेस है लॉफलर बॉयलर बनाने के लिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये कंटेनर ऐसे बनाया, ठीक है, ये लॉफलर का मैंने कंटेनर बनाया। एकदम नीचे में हमने सबसे पहले मैंने यूज़ किया, ठीक है, ये था हमारा कन्वेक्टिव और रेडियंट, ठीक है। आप चाहो तो दोनों को अलग कर सकते हो, कन्वेक्टिव सुपर हीटर और रेडियंट सुपर हीटर को, या फिर आप एक में ही बना सकते हो। एक में ही मैंने क्या कर दिया, दोनों बना दिया, क्योंकि बॉयलर में तो वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट एक्सप्लेन करने टाइम आपको टाइम बचाने के लिए आप ऐसे लिख सकते जैसे मैंने ये बनाया। इसके जस्ट ऊपर आपको बनाना है क्या, इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र बनाओगे, ठीक है, इकोनोमाइज़र बनाओ, उसके बाद ये कनेक्शन कर देना है, आपका लेफ्ट बॉयलर दिखने लगेगा। अब देखो बहुत लोग तो ये डायग्राम फॉलो करते हैं, कुछ आप बुक्स में देखोगे उन लोग लाइन डायग्राम यूज़ करते हैं। लाइन डायग्राम यूज़ करना मतलब जो हमने थोड़ा इसको 3D मॉडल में दिखाया, 2D में दिखाया, उन्होंने क्या करता है, इकोनोमाइज़र को ये जो पंप आया फीड पंप वाटर, इन्होंने ऐसे ऐसे दिखाएंगे, और इकोनोमाइज़र को यहीं पर ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये हो गया इकोनोमाइज़र, ठीक है। फिर जैसे ये सेम आ रहा है, ये एक बॉक्स कर लेंगे ऐसा, और फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे कुछ दिखा देंगे कि हमारा कन्वेक्टिव और दोनों हीटर है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर यहाँ से लाइन जोड़ के ये कर देंगे, और दिस। तो लाइन डायग्राम ऐसे भी बनता है, बट ये भी आपको समझने के लिए बहुत सही है, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है वो देखो, अब ये काम कैसे कर रहा है। बॉयलर के अंदर हमने क्या किया, कोल वगैरह रख कर उसे बर्न किया, बॉयलर हीट हो रहा है, इसके अंदर एग्जॉस्ट गैस यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। या आप इंटरनली कर सकते हो, एक्सटर्नली भी कर सकते हो ना। फीड पंप का काम क्या है, वाटर को सर्कुलेट करना। तो वाटर को क्या किया, फीड किया हम किसमें, इकोनोमाइज़र में। वाटर को हमने फीड किया इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र का काम क्या है, इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो वाटर को हमने इकोनोमाइज़र में फीड किया है उस वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाता है, और टेम्परेचर जैसे बढ़ाएगा लेटेंट ट्रांसफ़र होने लगता है। लेटेंट हीट ट्रांसफर में मतलब फेस चेंज होना स्टार्ट। लेटेंट टेम्परेचर मतलब वाटर से स्टीम में चेंज होता है, जो जिस टेम्परेचर पे, दैट इज़ द लेटेंट, ठीक है, तो स्टार्ट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ा वाटर का, तो वो स्टीम बदलने लगता कुछ। तो इसमें क्या होता है, 50% या 60% अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, और बाकी जो आपका स्टीम रहेगा, ठीक है। अब वाटर को तो यूटिलाइज़ करना है, पूरी तरीके से स्टीम में बदलना है हमारे टरबाइन तक पहुंचने से। तो फिर इकोनोमाइज़र से हम उसे क्या करते हैं, स्टीम वाटर ड्रम में हमारा आता है। देखिए, वन प्रोसेस एंड ये सेकंड प्रोसेस, स्टीम वाटर ड्रम में हमने कलेक्ट किया। अब स्टीम वाटर ड्रम में कलेक्ट करने के बाद ये थर्ड प्रोसेस हमने क्या किया, उसी पूरे स्टीम और वाटर को मैंने किसमें भेजा, कन्वेक्टिव एंड रेडियंट सुपर हीटर में हमने भेज दिया, ठीक है। रेडियंट सुपर हीटर में भेजा, तो यहाँ पे क्या हुआ, और हीट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, और जो हीट होने के बाद सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड स्टीम में बदल गया पूरी तरीके से जो था हमारा मिक्सचर सैचुरेटेड स्टीम में बदलने लगा, ठीक है। अभी सुपर हीटेड स्टीम निकलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव या रेडियंट सुपर हीटर से गुजार रहे हैं, तो पूरे वाटर स्टीम में बदल जाएगा, और जो स्टीम होगा वो सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगा, जिसमें से 2/3 उसके बाद वहाँ से जो स्टीम निकलेगा वो 2/3 स्टीम 2/3 दैट इज़ 2/3 सुपर हीटेड स्टीम वो वापस अपना स्टीम ड्रम में चला जाएगा। इससे क्या होता है, हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। आगे डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। और जो 1/3 बचा हमारा वो आ जाएगा किसमें, टरबाइन ब्लेड्स पे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो और थ्योरी थोड़ा पढ़ते हैं इस पर। देखो क्या लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो लॉफलर बॉयलर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इज़ टू इवापोरेट द फीड वाटर। जो फीड वाटर हमने लिया उसे इवापोरेट करता है बाय द यूज़ ऑफ सुपर हीटर स्टीम फ्रॉम द सुपर हीटर, ओके। 2/3 of the total steam generated by the superheater, 2/3 of steam is into the 2/3 of the total steam generated by the superheater is made to flow into the evaporator drum। उसे वापस evaporator drum में हम भेज देते हैं। and the superheater steam changes the feed water into saturated steam। जिसके अंदर वाटर है, सुपरहीटेड स्टीम जब हम वापस इसमें भेजेंगे ड्रम में, जो वाटर जो इसमें कुछ अमाउंट जो वाटर है, और वाटर स्टीम अलग अलग है। जो वाटर है सुपरहीटेड स्टीम आ गया, तो उसमें से कुछ वाटर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा, इसका जो वाटर का टेम्परेचर चेंज उसमें भी क्या करेगा, जो वाटर होंगे उनका भी कुछ % ऑफ वाटर्स को क्या कर देगा, सैचुरेटेड स्टीम यहीं पे, ठीक है। तो ऐसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बॉयलर की, ओके। एंड द 1/3 पार्ट ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम इज यूज्ड बाय द टरबाइन टू डू वर्क। 1/3 ऑफ
जो स्टीम है चल जाता है हमारा टरबाइन में। यहाँ पे वॉल्व वगैरह ये सब यूज़ करके इसे कंट्रोल करते हैं। अभी अब तो सेंसर यूज़ होने लगा है, ठीक है। नाउ इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। जो 2/3 वाला यहाँ सिस्टम है जो भेज देते हैं, ताकि जो अमाउंट ऑफ वाटर को पूरा हम इसमें भेज के हीट करा, तो कुछ यहीं पे हमारा स्टीम में जाता है और कुछ बचा होता है वाटर जो यहाँ जाके पूरी तरीके से सुपर हीटेड स्टीम में बदल जाता है। तो इससे क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। एंड the major difficulty experienced in Lamont boiler is deposition of salt and sediment on the inner surface of water tubes. So the deposition reduce the heat transfer. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये मेजर इसका इशू जो लैमेंट बॉयलर का था कि सॉल्ट डिपोजिशन हो जा रहा था पाइप में। सॉल्ट वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, ओशन वगैरह का वाटर, श्रीका वगैरह वाटर यूज़ कर रहे हो, सॉल्टेड वाटर रहता है, तो वो सॉल्ट वाटर क्या होता था हमारी ड्रम में या यहाँ पाइप में जाके डिपॉजिट होता था, जिसके कारण हीट ट्रांसफ़र स्लो होता था। तो ये डिफ़ॉल्ट होता था। तो इसको दूर करने के लिए हमने ये चीज़ किया, ठीक है। ये लाफ्लर बॉयलर बनाया ताकि जो ये सुपर हीटेड स्टीम है यहाँ पे, ठीक है, इसको मतलब जो इसमें सुपर हीटर में आके ना बैठे, जो 2/3 को हमने इसमें भेजा है, वो यहाँ जो वाटर है उसको चेंज कर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो यहीं पे कुछ ज़्यादातर वाटर को क्या कर देता है, वो स्टीम बदल जाता है कि थोड़ा बहुत बचा रहे मॉइस्चर जो यहाँ पे कर दे। तो इससे क्या होता है, जो सॉल्ट डिप्लीशन का प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, पाइप में नहीं बनते हैं, ठीक है। नाउ जो डिफ़िकल्टी थी उसे सॉल्व कैसे किया गया, दिस डिफ़िकल्टी वाज सॉल्व्ड इन लॉफलर बॉयलर। इस लॉफलर बॉयलर में सेडिमेंटेंस था, उसको दूर करने के लिए बाय प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द बॉयलर ट्यूब्स। Now feed water is evaporated in the drum using part of the superheated steam coming out from the water heater. This only the dry saturated steam passes through the tube. आया समझ में? सैचुरेटेड स्टीम जो होता पास होता था, तो वहाँ पे जब हमने जो ये सिस्टम यूज़ किया, ये ड्रम वाला सिस्टम, तब यहाँ पे ड्राई स्टीम जा रहा है। जब ड्राई स्टीम पास हो रहा है तो सॉल्ट डिपोजिशन होने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है। तो ये फ़ायदा एक था लॉफलर बॉयलर का, ठीक है ना। वर्किंग जैसे जो मैंने आपको बताया वही वर्किंग देखो, वर्किंग में क्या कह रहा है, द वर्किंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैपेसिटी ऑफ लॉफलर बॉयलर इज़ 140 बार एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड द कैपेसिटी इज़ 100 टन्स पर आवर। हर एक घंटे में ये 100 टन स्टीम बना सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। ना अब जो मैंने जैसे बताया था सेम वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो वेलॉक्स बॉयलर, तो जैसे कि मैंने आपको हर एक लेक्चर में जो चल कर बताया कि अगर कोई नया बॉयलर बनाया गया है तो उसके पीछे रीज़न ऐसे ही कोई किसी ने नहीं बना दिया, कोई रीज़न था पिछले से पहले जो बॉयलर बनना था उसमें कोई प्रॉब्लम था या फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था नया बॉयलर, ऐसे फालतू में नहीं बना था, ठीक है। तो जो वेलॉक्स बॉयलर बना था वो सबसे अच्छा बॉयलर माना जाता है। वेलॉक्स बॉयलर बहुत अच्छा बॉयलर होता है, ठीक है, बाकी सबसे। तो और भी ये सब हम जो डाटा पढ़ रहे हैं ये ओल्ड डाटा है, ठीक है। जो नए डाटा अभी फ़िलहाल 2018 की अगर बात कर रहे हैं तो अभी सब जो बॉयलर यूज़ करते हैं वो इससे भी अच्छा बॉयलर है ये। बट अगर हम पुराना कंडीशन देखें, उस कंडीशन के टर्म में वेलॉक्स बॉयलर इज़ द बेस्ट। क्यों, आइए देखते हैं, ठीक है। तो वेलॉक्स बॉयलर मैंने बनाया कैसे, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेलॉक्स बॉयलर बने कैसे। कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपको दिख रहा होगा बट मैं अभी इसे ईजी बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान देना। सबसे पहले आप ड्रॉ कैसे करोगे वेलॉक्स बॉयलर। आप वेलॉक्स बॉयलर ड्रॉ करने के सबसे पहले कंटेनर ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ये ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप इसी के नीचे में आप ड्रॉ करोगे एक बॉक्स, जिसमें जैसे ये लाइन दिया हुआ है ऐसे डॉटेड लाइन, ये होता है हमारा रेडिएंट कैपेसिटर, हम दिखाते हैं इससे। उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे बताओगे कि ये है हमारा कन्वेक्टिव सुपर हीटर, बना लिए। फिर उसके बाद बनाओगे आप इकोनोमाइज़र। अब बनाओगे क्या, इकोनोमाइज़र। 3 बॉक्स बना लिए। उसके बाद आप ये फीड पंप बनाओगे जहाँ से वाटर फीड होगा और उसको लाइन कनेक्ट कर दोगे इकोनोमाइज़र से। इकोनोमाइज़र में टेम्परेचर निकली हुआ, फिर उस लाइन को कनेक्ट कर दोगे वाटर सर्कुलेटिंग पंप में, ठीक है। वाटर सर्कुलेटिंग पंप में वो कहाँ जाएगा, रेडिएंट में। फिर वहाँ से जो निकलेगा वो सेपरेटिंग ड्रम में जाएगा, फिर वहाँ ड्रम से जो निकलेगा हमारा कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जाएगा, और फिर सुपर हीटेड स्टीम हमारा टरबाइन में जाएगा, ठीक है।
और जो एग्जॉस्ट गैस इसके अंदर जो बर्न हो रहा है, फ्लू गैसेस जो निकल रहे हैं हमारे बॉयलर से, उसका भी यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। उसका यूज़ क्या कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसे हमने ज्वाइन कर दिया है एक टरबाइन से। टरबाइन एग्जॉस्ट गैस के कारण टरबाइन रोटेट हो रहा है, तो टरबाइन के आगे हमने लगा दिया एक एयर कंप्रेसर। टरबाइन रोटेट हो रहा है तो एयर कंप्रेसर भी रोटेट होगा। एयर कंप्रेसर रोटेट होगा तो बाहर का जो एयर है उसे ये शक करेगा और इसे किसमें भेजेगा, रेडिएंट सुपर हीट इसमें, ताकि इसकी कैपेसिटी बढ़ाए, इसका जो हीट करने की कैपेसिटी वो और बढ़ा दें। ठीक है, तो ऐसे हमारा वेलक्स बॉयलर ड्रॉ होगा। तो उसका ये मेन फिगर है। तो चलिए अब इसका थोड़ा वर्किंग समझते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो समझते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे हमारा ये बॉयलर काम करता है ये देखते हैं। ओके, नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ध्यान देना टर्म, when the velocity of gas is greater than the speed of sound, its heat transfer rate is also increased. So more heat is transferred from gas to water as compared when the heat transfer at the subsonic speed. ठीक है, and the Velux boiler is most successful boiler in the gas turbine. ठीक है, मतलब ये क्या है कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कह रहा है कि अगर जो गैस की वेलोसिटी है ज़्यादा है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पीड है गैस का, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हीट ट्रांसफ़र है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो जिस रेट से हीट ट्रांसफ़र होता है, वाटर से स्टीम बदलता है, वाटर से स्टीम बदलने का स्टीम जो प्रोसेस है, जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा उसको हीट मिल रहा है कि क्विक वो स्टीम में बदल जा रहा है। ठीक है, तो वह साउंड की वेलोसिटी है। तो ये प्रिंसिपल है हमारा वेलक्स बॉयलर का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वेलक्स बॉयलर इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉयलर इन द गैस टरबाइन इंडस्ट्री। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसके फिगर को थोड़ा समझते हैं। बहुत ईजी है, कैसे समझें, अब देखिए, फीड पंप। ठीक है, इस क्या किया मैंने, कोल जलाया इसके अंदर, बॉयलर के अंदर जलाओ चाहे बाहर जलाओ, मैंने अंदर जलाया, कोल बर्न किया, तो ये इसके अंदर ये सब पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज ऐसे लगा हुआ है। ये हीट यहाँ पे ऐसे फ्लू गैसेस हो रहा है, तो इकोनोमाइज़र को भेजा, फ्लू गैसेस फिर बाहर निकल रहा है। फ्लू गैसेस जो हमारा एटमॉस्फेरिक में वेस्ट हो रहा है उसे हमने क्या किया, कैप्चर कर लिया। फ्लू गैसेस को हमने कैप्चर कर लिया किसमें, ट्यूब से, और उसे ट्रांसफ़र कर दिया टेक टरबाइन में। वो टरबाइन को मैंने कनेक्ट कराया एयर कंप्रेसर में। एयर कंप्रेसर क्या काम करता है, बाहर से सक करता है एयर और फिर कहीं और ट्रांसफ़र करता है। तो ये टरबाइन रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट होगा कंप्रेसर, तो बाहर का एयर को अंदर लेगा कंप्रेसर और कहीं और भेजेगा। ठीक है, तो ये फ्लू गैसेस के यूज़ से हम ये काम कर लिए। ठीक है, तो फ्लू गैसेस के हेल्प से हम टरबाइन रोटेट करा के एयर, जो बाहर के एयर है उसको ट्रांसफ़र किस में कर रहे हैं, रेडिएंट सुपर हीटर में। रेडिएंट सुपर हीटर में ट्रांसफ़र करेंगे, जो इसका रेट होगा, जो इसका हीट एक्सचेंज करने का रेट होगा रेडिएंट सुपर हीटर का, इससे वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस जो होता है, हीट करता है वाटर स्टीम को, वाटर को, उसका प्रोसेस ये करने कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर से इसकी स्पीड 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र कर लेता है ना। फीड पंप लगाया हमने, वाटर को लिया और हमने भेज दिया इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र का काम क्या है, इकोनोमाइज़र का काम ये है कि इकोनोमाइज़र करेगा क्या है कि हमारे जो वाटर है, जो भी वाटर है इकोनोमाइज़र का, जो वाटर जो है इकोनोमाइज़र में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा तो इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो वाटर आता है 100% 60% वाटर में बदल जाता है और 40% रहता है स्टीम में। फिर हमने उसे क्या किया, फोर्स सर्कुलेट किया, वाटर सर्कुलेटिंग पंप से हमने उसको पूरे को सर्कुलेट किया और तेज़ी से हाई प्रेशर से सर्कुलेट करके हमने उसे भेज दिया रेडिएंट सुपर हीटर में। प्रोसेस 1, दिस इज़ द प्रोसेस 2 एंड दिस इज़ द प्रोसेस 3। ठीक है, और ये एक फ्लू गैसेस से एयर हम अंदर आई रहा रेडिएंट में, दिस इज़ द प्रोसेस 4। अब यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स जो 60% वाटर था वो चेंज हो गया 20% वाटर और 80% स्टीम में। 20% वाटर इसके अंदर यहाँ से जो निकलेगा फिफ्थ प्रोसेस रेडिएंट से, इसमें 20% वाटर होगा और कितना 80% स्टीम होगा, जो कि हम एक ड्रम में सेपरेट हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे हो जाएगी और स्टीम ऊपर हो जाएगा। फिर इसमें का जो आइटम है, जो भी इसमें है, उसे हमने ट्रांसफ़र किया कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। तो उससे क्या हुआ, जो 20% वाटर बचा था वो टोटली चेंज हो गया किसमें, स्टीम में। तो यहाँ आके 100% स्टीम, और जो स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर से इसमें टरबाइन ब्लेड्स पे टकराएगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये था हमारा वेलक्स बॉयलर का काम। अब आपको पार्ट्स चाहिए कि इकोनोमाइज़र क्या होता है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या होता है, फीड पंप क्या होता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर
जो इसका फर्स्ट लेक्चर था वेलक्स बॉयलर, बॉयलर का जो मैंने स्टार्टिंग किया था दैट इज क्या था अपना लेमेंट बॉयलर। तो लेमेंट बॉयलर में मैंने इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं पार्ट्स यहाँ दिखा दिए, देखिए सर्कुलेटिंग पंप, यहाँ पे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट्स के बारे में हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये। ठीक है, पार्ट यूज फीड पंप, इट सप्लाई द फीड वाटर इनटू द बॉयलर फ्रॉम हॉट वेल। इकोनोमाइजर क्या होता है, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर टू सम डिग्री। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम क्या है, द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम सेपरेट द स्टीम फ्रॉम द वाटर एंड द स्टीम गेट कलेक्ट टू द अपर पोर्शन एंड द वाटर एट द लोअर पोर्शन। सर्कुलेटिंग पंप क्या है, ठीक है, ये सब जैसे मैं रेडिएंट इवापोरेटर, कन्वेक्टिव इवापोरेटर, इट इज रेडिएंट सुपर हीटर, और कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या है, रेडिएंट इवापोरेटर क्या है, इट इवापोरेट द वाटर स्टीम मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या है, इट चेंज द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर इनटू सैचुरेटेड स्टीम में चेंज करता है, ये इसका काम था। सुपर हीटर क्या है, इट सुपर हीट द स्टीम टू डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर स्ट्राइकिंग द टर्बाइन ब्लेड्स। ठीक है, तो ये सब हमने यूज़ किया था। ठीक है, ये सुपर हीटर जो इस टर्बाइन पे स्ट्राइक करना ना। अब वर्किंग देख लेते हैं थोड़ा। जो कैपेसिटी है हमारा वेलक्स बॉयलर का, द वर्किंग कैपेसिटी एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वेलक्स बॉयलर इज 100 टर्न पर आवर एट 170 बार प्रेशर एंड 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो कैपेसिटी है पर घंटे 100 टन स्टीम बनाने की। ठीक है, द वेलक्स बॉयलर वर्क्स एज अ बेसिक हीट एक्सचेंजर। द वेलक्स बॉयलर वर्क्स एज अ बेसिक हीट एक्सचेंजर। ओके, the air is compressed by the air compressor driven by the gas turbine। कह रहा है कि जो एयर कंप्रेसर कंप्रेस द एयर दैट इज ड्रिवन बाय द टर्बाइन, और टर्बाइन कैसे रोटेट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, दिस कंप्रेसिबल air passes from the combustion chamber where more heat released by the fuel which increase the velocity of flue gases up to sound velocity. From the bottom of the combustion chamber, this flue gases passes through the fire tubes. These fire tubes surrounded by the evaporator water tubes. ओके, ये सब प्रोसेस है बॉयलर बनाने का। जैसे कि हमने इस जो एयर कंप्रेसर जो एयर ले रहा है उसको हम जो हमारा फ्लू यहाँ बर्न हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि फ्लू को बर्निंग का स्पीड ना हीट ट्रांसफर करने का वो और स्पीड बढ़ जाए, ताकि हमारा रेडिएंट सुपर हीटर में जो ट्यूब लगा हुआ है वाटर का वो और तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र हो उसमें। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं ना। अगला जो था, द वाटर फ्रॉम द इकोनोमाइजर पासेस थ्रू द इवापोरेटर ट्यूब फोर्स बाय द सर्कुलेटिंग पंप। इकोनोमाइजर से हमने क्या किया, सर्कुलेटिंग पंप से फोर्सली उसको उसमें ट्रांसफर किया रेडिएंट सुपर हीटर में। ठीक है, बाय सर्कुलेट दिस वाटर पासेस 15 to 20 टन्स फ्रॉम द इवापोरेटर ट्यूब एट वेरी हाई स्पीड। 15 से 20 गुना स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें वाटर सर्कुलेटिंग पंप, फोर्स सर्कुलेटिंग पंप हमने यूज़ किया, तो उससे 20 से 25 गुना प्रेशर वेलोसिटी बढ़ जाती है हमारी फ्लूइड की। ठीक है, from the evaporator tube इतना ओके। now due to high speed circulation heat is transferred from the gases to the water at very high rate। अब हम तेज़ी से इसमें भेज रहे हैं, ट्यूब में तेज़ी से हमारा ट्यूब में रेडिएंट में जो रेडिएंट सुपर हीटर में जो ट्यूब लगा हो तेज़ी से उसमें हमारा वाटर अप डाउन होकर बाहर निकल रहा है फिफ्थ प्रोसेस से। तो जितनी तेज़ी से निकलेगा उतनी तेज़ी से हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, उतनी तेज़ी से हमारा स्टीम में बदलेगा। ठीक है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है ना। फ्रॉम द गैसेस टू द वाटर एट वेरी हाई स्पीड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम इज फॉर्म्ड विच फर्दर प्रोसेस थ्रू द वाटर एंड स्टीम सेपरेटर। यहाँ से निकलने के बाद हम इसमें भेज देते हैं, और इसमें जो बचा होता है उससे हम भेज देते हैं कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। वो क्या करता है, सैचुरेटेड स्टीम को टोटल सुपर हीटेड स्टीम में बदल देता है और वो फिर टर्बाइन में चला जाता है। ठीक है, नाउ द स्टीम फ्रॉम दिस पासेस टू द सुपर हीटर एंड द फर्दर प्रोसेस वर्क। ओके, एंड द एडवांटेजेस क्या था इसका, एडवांटेजेस था हमारा हाई हीट ट्रांसफ़र रेट। इस बॉयलर का जो रेट ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा है। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड द थर्ड वन इजी टू कंट्रोल, इट इज़ फुली ऑटोमेटिक क्योंकि हमने फोर्स सर्कुलेटिंग पंप यूज़ किया तो उसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं हम, तो इजी टू कंट्रोल। एंड द फोर्थ वन इज़ ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी। क्या है, ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी, दैट इज़ 90 to 25%। ओके, तो इतना ही था हमारा वेलक्स बॉयलर। ठीक है, तो हाई प्रेशर बॉयलर में इतना ही था। उसके बाद एक लो प्रेशर बॉयलर 1A की है, उसके बारे में कॉकरन बॉयलर, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके परफॉर्मेंस का ऐसे इसका न्यूमेरिकल सेक्शन में फिर हम पहुंचेंगे इस यूनिट के। ओके, लो प्रेशर बॉयलर क्या है,
लो प्रेशर बॉयलर, बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो 80 बार से कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं लो प्रेशर बॉयलर। दैट, और वो कौन सा बॉयलर है? दैट इज कॉकरन बॉयलर इज द लो प्रेशर बॉयलर। ओके, कॉकरन बॉयलर जो आपको जो दिख रहा है यही हमारा कॉकरन बॉयलर। अब ये कॉकरन बॉयलर हमारा ये काम कैसे करता है ना? कॉकरन बॉयलर जो काम करता है उसका प्रोसेस बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझना, ये कॉकरन बॉयलर जो वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये एक्चुअली बना कैसे है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो जो मैं अभी बना रहा हूँ आपको सेम वैसे ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप तो एक बॉक्स ड्रॉ करोगे कुछ इस टाइप का, ये हमारा हो गया बॉयलर का बॉक्स, ठीक है। ये बॉयलर का बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद आप नीचे में थोड़ी स्पेस में आप लिख दोगे एस्पीड। एस्पीड मतलब जो भी आप कोल यहाँ बर्न कर रहे हो तो उससे जो राख निकल रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे एक गेट लगा रहता है जिससे हम वो राख बाहर निकाल लेते हैं। ओके, उसके ऊपर आप ये जैसा ये ग्रिड बना हुआ है, ये ग्रिड बनाओगे, ऐसा ग्रिड बनाओगे, लाइनिंग जाली टाइप का ग्रिड, दैट इज जाली जो होता है ना, जाली वैसा रहता है। इसके ऊपर हम अपना फ्यूल रख के बर्न करते हैं और नीचे से एयर उसको ताकि मिलता रहे, ठीक है। और फिर आप इसे ऐसे करके एक सर्कुलर ऐसे पैक कर दोगे, और यहाँ पे डॉटेड बना के आप इस पर लिख दोगे कि ये आपका कोल है, ठीक है। और ये कोल बर्न हो रहा है इसी चैम्बर, ये चैम्बर बने, कंबसन चैम्बर जिसे बोले, इस चैम्बर से हमने एक पाइप निकाला, ठीक है। और पाइप को आप कुछ इस तरह बनाओगे, बॉयलर से अटैच कर दोगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ से फ्लू गैसेस हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और ये फ्लू गैसेस अभी इस पाइप से के थ्रू यहाँ आप 2-3 पाइप ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। 1 पाइप, 2 पाइप और ये 3 पाइप कनेक्ट कर दोगे, जो कि हमारा ये चिमनी सेक्शन में है जाएगा। जो भी फ्लू गैसेस है इसे चैम्बर से ट्रांसफ़र होगा इस पाइप के थ्रू यहाँ, और यहाँ से चिमनी से आप एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बाहर की ओर चला जाएगा। अब कभी कभी होता क्या, जब कोल आप बंद कर रहे हो तो उसके साथ साथ कभी कभी कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं इस ट्यूब में भी आ जाते हैं, तो वो ट्यूब आता है तो हीट ट्रांसफ़र स्लो होगा। इससे अच्छा वो ट्यूब यहाँ पे जो चिमनी में निकलते हैं तो वो क्या होता है कि गैस तो ऊपर की ओर चला जाता है, जो अनवांटेड पार्टिकल वो नीचे इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। जो राख वाख है कहीं अगर ट्यूब में आ गए तो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, फ्लू गैसेस ऊपर चला गया, तो हम यहाँ एक डोर यूज़ करें जिसको ओपन करके हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये चैम्बर के ऊपर ये चैम्बर बना, इस चैम्बर से ये पाइप ये पूरा पाइप, और इसमें हम भर देते हैं पूरा वाटर। चैम्बर के ऊपर का पार्ट पूरा पानी रहता है, और यहाँ पे पानी के बीच में ये हमारा पाइप लगा होता है जिसमें फ्लू गैसेस होता है, गर्म फ्लू गैसेस, जो कि जो वाटर को किस में बदलता है, स्टीम में। तो ये वाटर रहा और ऊपर स्टीम, और यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ जो कर रहे हैं वो ये क्या, ये जो ड्रॉ किए वो क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर कितना वाटर है इसके अंदर वो बताता है, ओके। तो स्टीम यहाँ जनरेट होता है, इस स्टीम फीड पाइप, ये फीड पाइप है हमारे जिसमें से वाटर हम इसमें ट्रांसफ़र कराते हैं, ठीक है, फीड पाइप से। और इधर ये प्रेशर चेक करता है क्या प्रेशर है बॉयलर के अंदर का। ये एंटी प्राइमिंग पाइप है, वाल्व है, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वाल्व से ओपन हो जाएगा। ये गैस को हम एंटी प्राइमिंग पाइप से कलेक्ट कर लेते हैं दूसरी जगह, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम करता है कॉकरन बॉयलर। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, वर्किंग तो समझ में आ गया, वर्किंग आप लिख लोगे। अभी तक इतने बॉयलर को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक इसका भी वर्किंग आप इजीली लिख लोगे। जैसे मैंने बताया कि वाटर कैसे, क्या बताया, क्या लिखोगे आप कि वाटर फीड पंप से लिए आपने, फीड पंप के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फीड पंप आपने वाटर को सर्कुलेट कराया और उससे किस में लगा, आपने बॉयलर में डाला, ठीक है। अब बॉयलर के यहाँ एक ग्रिड लगाया, ग्रिड पे के ऊपर आप कोल बर्न करा रहे हैं, ठीक है। ग्रिड के ऊपर कोल आप इसलिए बर्न करा रहे हैं ताकि ग्रिड के थ्रू आपको उसको एयर मिलता रहे। और वो जो कोल से जो कंबसन चैम्बर से जो फ्लू गैसेस कंबसन चैम्बर में बन रहा है उससे पाइप के थ्रू हमने एक वाटर टैंक जहाँ लगाया उसके बीच में हमने पाइप के थ्रू फ्लू गैसेस को पास कराया है, जो कि वो चिमनी से बाहर निकल रहा है। और वाटर के बीच में अगर हमारा जो पाइप है तो उसमें हीट होने के कारण उससे जो वाटर है वो किसमें चेंज होने लगता है, स्टीम में, जो कि ऊपर की ओर इकट्ठा होने लगता है। और वहाँ एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो उसका प्रेशर मेंटेन रखता है, मतलब प्रेशर जो है वो बताता है। और एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू वो जो भी यहाँ के स्टीम है वो बाहर हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वाटर लेवल टैंक भी लगा होता है, ये सब आप लिख लेना। नाउ the outstanding feature of Cochrane boiler are listed below. First, in Cochrane boiler any type of fuel can be used. अब Cochrane boiler में आप किसी तरह का फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो, चाहे सॉलिड फ्यूल हो, चाहे सेमी सॉलिड फ्यूल, जो चाहे फ्यूल हो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ अ बेस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। अगर आप कम अमाउंट में स्टीम चाहिए तो आप ये बॉयलर बहुत सही होता है, ठीक है।
उसके बाद है हमारा थर्ड, इट गिव्स अबाउट 70%. Third one is it gives about 70% thermal energy with coal firing and about 70% thermal energy with oil firing. 70% थर्मल एफिशिएंसी उसकी होती है किसके थ्रू, कोल से, और 75% होती है ऑयल फायरिंग से. एंड द फोर्थ वन इज द रेशियो ऑफ ग्रेट एरिया टू द हीटिंग सरफेस एरिया वेरीज फ्रॉम 10:1 to 25:1. जो ये एरिया की बात कर रहा है, मतलब जो ये ग्रेट यूज़ किए हम यहाँ पे, इसका एरिया और जो कोल आप जिस पे रखे हो, ग्रिड पे कितना एरिया रखे हो, उस एरिया पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ कोकरन बॉयलर. कोकरन बॉयलर का एडवांटेजेस क्या है? कोकरन बॉयलर इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर मिनिमम फ्लोर स्पेस. तो जो फिगर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों भाई हम इसे बोल रहे हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ लो. एंड द थर्ड वन इज इट इज़ सेमी पोर्टेबल एंड द हेंस ईजी टू इंस्टॉल एंड ट्रांसपोर्ट. Fourth one is because of the self-contained furnace, no brick work setting is necessary. Okay, and disadvantages क्या है? यही जो तीन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका disadvantages हैं. It require high headroom space. Its capacity is less due to vertical design. Due to its vertical design, it often presents difficulty in cleaning and inspection. वर्टिकल होने के कारण इसको मतलब इतना ऊपर तक हाइट इसकी ज़्यादा होती है. ठीक है. इसको क्लीन करने में भी और चिमनी लगा हुआ है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है. इंस्पेक्शन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है. बट लो स्टीम के लिए आप ये बॉयलर सबसे सही है. ठीक है. कम अगर आपको छोटे मोटे इंडस्ट्री में यूज़ करना है तो कोकरन बॉयलर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ओके. नाउ ओके, बॉयलर परफॉर्मेंस. तो अभी तक हमने पूरे बॉयलर्स के बारे में, जो मेन बॉयलर्स है, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, सब पे डिस्कस कर लिया है. तो यहाँ पे अब हम बॉयलर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे. बॉयलर की परफॉर्मेंस में 2-3 चीज़ जोड़ा है, डेट इज़ इक्विवेलेंट इवापोरेटिव भी जुड़ा हुआ है. ठीक है. इवापोरेटिव कैपेसिटी क्या होता है बॉयलर का, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये टर्म को आप ध्यान रखिएगा. इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर या फिर पावर ऑफ द बॉयलर, दैट इज़ द बॉयलर परफॉर्मेंस, ये सब डिफाइन करता है. ठीक है. तो अभी डिस्कस करते हैं. इसके बाद 2 लेक्चर में और करूँगा तो कुछ चैप्टर का हाफ पार्ट ख़त्म हो जाएगा हमारा, जैसे कि इक्विवेलेंट इवेपोरेटर बचेगा और बॉयलर एफिशिएंसी बचेगा. उसके बाद फिर आधे चैप्टर लगभग हमारी ख़त्म हो जाएगी, हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा हाफ ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर बचेगा क्या, लास्ट का एस हैंडलिंग, ये सब वगैरह, तो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयलर परफॉर्मेंस. ठीक है. अब देखिए, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. क्या होता है? द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट इवापोरेटिव कैपेसिटी. अगर आपको बॉयलर परफॉर्मेंस को मेज़र करना हो तो आपको इवापोरेटिव कैपेसिटी मेज़र करना पड़ेगा. क्या होता है इवापोरेटिव कैपेसिटी? इवापोरेटिव कैपेसिटी मीन्स द पावर ऑफ द बॉयलर. और इसे अच्छे से समझते हैं इवापोरेटिव कैपेसिटी को. पावर ऑफ अ बॉयलर इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन पर kg per hour. It may also be expressed in kg per kg of fuel burned. मतलब क्या हुआ एक्चुअली इवापोरेटिव कैपेसिटी की, मतलब कि आपके बॉयलर की परफॉर्मेंस क्या है. बॉयलर की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब आपका बॉयलर 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर को कितना इवापोरेट कर रहा है, आप कितना कोल बर्न कर रहे हो कि आपका 1 घंटे में जितना कोल बर्न हो रहा है उतने 1 घंटे में आपकी कितनी वाटर इवापोरेट होकर स्टीम में बदल जा रही है. दैट इज़ द इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर. ओके. तो वही यहाँ पर लिखा था, द पावर ऑफ द बॉयलर इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन kg per hour. ठीक है. 1 घंटे में कितना kg ऑफ अमाउंट स्टीम बना रहा है आपका बॉयलर, दैट इज द इवापोरेटिव कैपेसिटी. और इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन kg per kg ऑफ फ्यूल बर्न. ये तो हुआ आपका kg per hour. kg per hour क्या हो गया कि कितने घंटे में आपका स्टीम बन रहा है, कितना स्टीम बन रहा है. और इन kg per kg का मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ इवापोरेटिव कैपेसिटी बॉयलर परफॉर्मेंस. ये है कि कितने kg ऑफ फ्यूल में कितना स्टीम बन रहा है. ये क्या बता रहा है, kg per kg ऑफ द फ्यूल बर्न, कितने कोल जो आपका है कि कितने किलो आपका कोल बर्न होने पे कितना किलो स्टीम बनाता है. डेट इज ऑल्सो इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर परफॉर्मेंस. ऑल्सो कितने घंटे में आपका कितना स्टीम बना रहा है, इट इज ऑल्सो इवापोरेटिव कैपेसिटी. अंडरस्टूड.
Now, however, the evaporative capacity of two boilers cannot be compared unless both the boiler have the same feed water temperature, working pressure, fuel and the final condition of steam. आप दो बॉयलर की आप इवापोरेटिव कैपेसिटीज, बॉयलर परफॉर्मेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो जब तक कि फीड वाटर टेम्परेचर दोनों का सेम हो, वर्किंग प्रेशर सेम हो, फ्यूल जो उसमें यूज़ कर रहे हो वो सेम हो, और द स्टीम की जो फाइनल कंडीशन है वो सेम हो। ठीक है, आप खुद ही सोचो कैसे आप दो बॉयलर को कंपेयर कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल। अलग अलग बॉयलर की कैपेसिटी अलग होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा बेंसन बॉयलर, लैमेंट बॉयलर, वॉलेक्स बॉयलर, तो अलग अलग बॉयलर था, तो हमने सब में देखा कि सारे बॉयलर्स की कैपेसिटी अलग थी, सबके प्रेशर अलग थे, सबके टेम्परेचर अलग थे, तो आप कैसे दो बॉयलर को कंपेयर कर सकते हो? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल व्हेन द फीड वाटर टेम्परेचर, जो वाटर को आप उसमें फीड वो सेम होगा, वर्किंग प्रेशर जो आपका है बॉयलर जो वर्किंग प्रेशर पे काम कर रहा है वो सेम होगा दोनों बॉयलर का, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो सेम होगा, और द फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम सेम होगा, तब जाके आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप दो बॉयलर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। Therefore, it become necessary to adopt some standard condition with respect to feed boiler temperature, the pressure of a steam and the quality of steam generated, so that the performance of various boiler can be compared. अब अगर आपको कंपेयर करना हो कुछ बॉयलर का, तो उसके लिए कंडीशन ही बोल रहा है कि इट बिकम नेसेसरी टू अडॉप्ट सम स्टैंडर्ड कंडीशन, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि फीड बॉयलर टेम्परेचर सेम, प्रेशर दोनों का सेम, क्वालिटी ऑफ स्टीम जो जनरेट हो रहा है वो सेम होना चाहिए, और द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बॉयलर कैन बी कंपेयर। ओके, ऑल्सो विथ यहाँ लिखे एक और टर्म है आपको मिलेगा यहाँ पे। नाउ द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं वो कौन कौन से स्टैंडर्ड कंडीशन है? पहला जो है, फीड वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड द वर्किंग प्रेशर एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.013 बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 बार ही यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में 1.013 बार होता है। तो फीड वाटर टेम्परेचर जो सप्लाई कर रहे हो आप बॉयलर को, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.013 बार। ओके, एंड सेकेंड वन, इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एज सेम। इवापोरेशन जो आपका स्टीम जो वाटर जो इवापोरेट हो रहा है, जिस रेट से इवापोरेट हो रहा है वो दोनों बॉयलर का सेम होना चाहिए, डेट इज़ द 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टार्ट होना चाहिए इवापोरेशन होना। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड इज ड्राई सैचुरेटेड। जो स्टीम जनरेट होता है दोनों बॉयलर में वो एक जैसा होना चाहिए, डेट इज ड्राई सैचुरेटेड। एंड when the water evaporated under this standard condition, 1 kg of steam would required energy 2257। नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे देखोगे आप, when water evaporated under this standard condition, 1 kg of steam would require energy equal to its latent heat of evaporation. 1 kg of steam would require energy equal to its latent heat of vaporization, that is equal to 2257 kilojoule per kg. ओके, ये टर्म समझ में आया? दोनों अलग अलग है। ठीक है, ध्यान देना, व्हेन वाटर इवापोरेटेड अंडर दिस स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है इस पे मीन्स द 1 kg ऑफ स्टीम, 1 kg ऑफ स्टीम वुड रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे वाटर आपका स्टीम में बदलने लग रहा है, मीन्स शेयरिंग ऑफ लेटेंट हीट शेयर हो रहा है of evaporation, and the 1 kg of steam would require energy equal to its latent heat of vaporization, which is equal to the 2257 kilojoule per kg, that is the latent heat of vaporization. okay, ये था। नाउ अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है। ये जो टर्म्स हमने यहाँ कुछ यूज़ किया, 2257 किलोजूल, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब HFG, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम HFG से डिनोट करते हैं। मीन्स ये ऐसे लिखा है एक्चुअली, H सबस्क्रिप्ट में FG लिखा है, ठीक है, HFG। तो इसको आप H अलग F अलग G में समझ लेना, दैट इज HFG, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज इक्वल टू द 2257 किलोजूल पर kg। नाउ इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है, और फिर थोड़े से अच्छे से समझते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है उसी बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टर्म्स को ध्यान में देना,
एक एक लाइन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट अ बॉयलर कैन कन्वर्ट इनटू ड्राई saturated steam at 100 degree Celsius from each kilojoule of energy that is applied to it। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जो आपका बॉयलर है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कन्वर्ट कर रहा है ड्राई या सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री फ्रॉम ईच किलो जूल ऑफ एनर्जी दैट इज अप्लाइड टू इट, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझें कि आपने 1 किलो जूल पर केजी किलो इतना एनर्जी आपने अपने बॉयलर को दिया, तो जितना आप एनर्जी बॉयलर को दे रहे हो प्रत्येक 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, दैट क्वांटिटी इज नोन एज इक्विवेलेंट इवापोरेशन, ठीक है। और द इक्विवेलेंट इवापोरेशन को हम ऐसे लिखते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर अपॉन 2257, ठीक है। इक्विवेलेंट इवापोरेशन को इस तरह और समझ सकते हैं हम, कैसे समझें, जैसे ये फॉर्मूला जो अपना है इक्विवेलेंट इवापोरेशन, ये क्या समझा रहा है, ये फॉर्मूला आपका बता रहा है कि टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि आपके बॉयलर में 1 लीटर पानी, 1 लीटर क्या है वाटर, ओके। और आप इसमें ये 1 लीटर वाटर जो आपके बॉयलर में है इसको इवापोरेट होने के लिए, पूरा इवापोरेट होने के लिए कितना, स्टार्टिंग जो इवापोरेशन जैसे स्टार्ट होता है उसके लिए क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। 100 डिग्री सेल्सियस आपका मिलेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या होगा, आपका वाटर स्टीम में बदलना चालू होता है, ठीक है। तो जो 1 लीटर आपका वाटर आपके बॉयलर में पड़ा हुआ है उसको टोटल इवेपोरेट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, मीन्स कितना हीट चाहिए कि वो 1 लीटर वाटर को कन्वर्ट कर दे टोटली स्टीम में, दैट इज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन। वही लिखा है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर अपॉन 2257 इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट इवापोरेशन, ओके। आगे बढ़े। नाउ लेट अस कंसीडर अ बॉयलर, now let us consider a boiler generating ME kg of steam, M सबस्क्रिप्ट में E लगा है, इतना M kg of steam per hour at a pressure P and a temperature T। एक बॉयलर लो, ठीक है, जिसका जो बॉयलर है वो पर kg पर आवर मीन्स kg पर आवर इतना ME अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट कर रहा है at the pressure P and the temperature T, okay। then where ME क्या है, हमारा जो ME है वो क्या है, मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवापोरेटेड और द स्टीम प्रोड्यूस इन kg पर मीटर या kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न, ओके। kg पर मिनट है ये, नॉट अ मीटर, या कि kg पर मिनट लिखो या kg पर आवर लिखो या kg पर सेकेंड लिखो। तो ये ME क्या है, एक्चुअल में जो हमारा ME है वो है हमारा मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवापोरेटेड, जो आपका वाटर जो इवापोरेट हो रहा है उसका मास, मीन्स कितना स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है पर घंटे या पर मिनट केजी में, इन द टर्म्स ऑफ केजी, और इन द केजी अपन केजी मीन्स फ्यूल बर्न, कितना किलो में आपका कितने केजी ऑफ फ्यूल बर्न होने पे कितना केजी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मास ऑफ द स्टीम इज ME, ओके। एंड द T इज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इन डिग्री सेल्सियस, जो आपने फीड वाटर को फीड किया आपने, मतलब जो डाला है अपने बॉयलर में उसका टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर। एंड द HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट अ गिवन फीड टेम्परेचर, ठीक है। HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर, ये याद रखना, ये तीनों टर्म आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। एक नोट करना इसको, ये नोट टर्म है, इसे नोट करना कि हमने ये थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था, ठीक है। ये थोड़ा भूल गए हैं अगर, इसलिए हम थोड़ा मैंने इसे ऐसे हाईलाइट किया, ठीक है। नाउ एंथैल्पी इज इक्वल टू HF प्लस HFG होता है ना, वेयर HFG इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही था ना, दोनों एंथैल्पी। दिस फार्मूला फॉर किसके, ये H इज इक्वल टू HF प्लस HFG, ये किसके लिए है, ये है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर P पे, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। और H इज इक्वल टू HF प्लस X HFG, ये फार्मूला किसका है, वेट स्टीम के लिए है, विथ X इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट प्रेशर P पे, किसके लिए है, वेट स्टीम के लिए है। और H इज इक्वल टू HF प्लस HFG प्लस CP ब्रैकेट T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, ये किसके लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे आप, सुपर हीटेड स्टीम के लिए एट प्रेशर P और टेम्परेचर
टी सुपर, प्रेशर पी रहेगा और टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, टी सुपर हीटेड टेम्परेचर लेके। ठीक है, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए अगर क्वेश्चन आया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे एंथैल्पी निकालने के लिए। वेट स्टीम का क्वेश्चन रहा तो आप ये लिखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, और सुपर हीटेड स्टीम का हुआ तो एंथैल्पी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। नाउ वेयर एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ द टोटल हीट ऑफ स्टीम इन किलो जूल पर के जी, टोटल हीट ऑफ स्टीम दैट इज किलो जूल पर के जी एट द, और एंथैल्पी समझें इसे, ठीक है, एंथैल्पी में समझ लें। और द एंथैल्पी ऑफ स्टीम ऑफ आउटलेट ऑफ द बॉयलर, जो स्टीम से जो बॉयलर से जो स्टीम निकल रहा है उस वहाँ पे उसकी जो एंथैल्पी है वो दैट इज एच। ठीक है, नाउ हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट 1 किलो जूल 1 kg ऑफ वाटर और प्रोड्यूस 1 kg ऑफ स्टीम। कितना हीट आपको लगेगा 1 किलो वाटर को 1 kg स्टीम में बदलने के लिए, दैट इज H माइनस HF1, वेयर HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। HF1 हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, अगर आप देखें HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट गिवन फीड टेम्परेचर। ठीक है, तो HF1 निकालने का और भी टेक्निक है मैं बताऊंगा। ये अब हम यहाँ पे स्टीम टेबल का यूज़ करते हैं, तो स्टीम टेबल अगर आपके पास नहीं है तो बाय कर लेना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट 1 kg ऑफ वाटर दैट इज H माइनस HF1 एंड द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट इतना kg ऑफ वाटर दैट इज इतना इंटू कर, जितना kg ऑफ वाटर को स्टीम में चेंज करना है उतना kg ऑफ वाटर को हम इंटू कर देंगे किससे, जितना हीट रिक्वायर्ड है 1 kg को वाटर को 1 kg स्टीम में बदलने के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा जो फार्मूला बनेगा दैट इज इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फार्मूला बनेगा दैट इज ME H माइनस HF1 अपॉन 2257। Okay, where ME is the MS upon MS, where MS is the steam in kg और MF is the fuel in kg used in the boiler। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देना, कहीं कहीं क्वेश्चन में आप फंस जाओगे कि भाई ये ME इक्विवेलेंट मास, ये ME जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ स्टीम है, बट MS क्या है, इस मास ऑफ स्टीम, और MF क्या है, मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ये जो हमारा थ्योरी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रही सब क्लियर हो जाएगा। नाउ अब ये जो फार्मूला है अपना, इस फार्मूला में अगर हम H माइनस HF1 अपन 2257 कर दें तो वो हमारा हो जाता है दैट इज़ द फैक्टर ऑफ इवापोरेशन। क्या होता है, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन। तो ये फार्मूला गेट में वगैरह कभी कभी पूछ देता है, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन बोल देगा निकालने के लिए, तो आप कहीं गलती से इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फार्मूला मत लगा देना। फैक्टर ऑफ इवापोरेशन पूछे तो आप जिसे FE से डिनोट करते हैं दैट इज H माइनस HF1 अपॉन 2257 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल बॉयलर्स। हर एक बॉयलर के लिए जो फैक्टर ऑफ इवापोरेशन होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें आपको क्या क्या फार्मूला याद रखना है, एक आपको ये फार्मूला याद रखना है, और एक आपको ये फार्मूला याद रखना है, और एक ये फार्मूला याद रखना है। दिस इज द फैक्टर ऑफ इवापोरेशन और दिस इज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन। दिस इज द इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द बॉयलर। ओके, तो समझ में आया इक्विवेलेंट इवापोरेशन। एक बार और समझते हैं थोड़ा तेजी से। ठीक है, रिवीजन करते हैं। इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर अपॉन 2257। मीन्स कितना हीट चाहिए 1 लीटर वाटर या 1 kg वाटर को 1 kg स्टीम में बदलने के लिए, वो टोटल हीट अपॉन 2257 इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट इवापोरेशन। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब आपने क्या किया, आपने इतना मास ऑफ इक्विवेलेंट मास, इतना अमाउंट ऑफ आपने स्टीम लिया एट प्रेशर P और टेम्परेचर T पे, तो वो कितना उसका इक्विवेलेंट इवापोरेशन कितना आपका चेंज हो जाएगा। तो ME इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल होता है। ठीक है, वेयर ME इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवापोरेटेड और T is the temperature of feed water in degree Celsius and HF1 is the specific enthalpy of water at given feed temperature। जो टेम्परेचर आपने फीड किया है, एक्चुअली जो HF1 का फॉर्मूला जो होता है ना, मैं बता, ये होता है 4.19 T1। T1 क्या है, HF1 अगर आपके पास निकालना हो तो अगर आपको फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें 4.19 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका HF1 डायरेक्ट निकल जाएगा। अदरवाइज आप स्टीम टेबल का भी यूज़ करके आप HF1 की वैल्यू डायरेक्ट एट टेम्परेचर इतने पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। पहला तो ये हो गया। नाउ ये फार्मूला हमें ड्राई सैचुरेटेड के लिए एंथैल्पी निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वेट स्टीम के लिए निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड स्टीम के लिए निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, वेयर H क्या है, एंथैल्पी। ओके, नाउ अब हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेट 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg
1 किलो वाटर को 1 किलो स्टीम में बदलने के लिए हमें कितना हीट चाहिए, दैट इज टोटल एंथैल्पी माइनस HF1 स्पेसिफिक एंथैल्पी। ओके, तो हमें कितना बदलना है, एम अमाउंट ऑफ हमने स्टीम लिया था, तो एम अमाउंट ऑफ स्टीम बदलना है, तो एम को हमने इसमें इंटू कर दिया। तो इससे जो इक्विवेलेंट इवापोरेशन बना हमारा टोटल अमाउंट, टोटल हीट रिक्वायर्ड, that is MEH minus HF1 upon 2257 is the equivalent evaporation, where Me is the mass of steam upon mass of fuel, and the factor of evaporation, that is H minus HF1 upon 2257, which is always greater than Fe is always greater than 1 for all boilers। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट इवापोरेशन को हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट इवापोरेशन को मैं वैसे अभी जो मैंने बताया उतना काफ़ी है समझने के लिए, ये आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए इतना आगे के लिए, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मीन्स उसको दूसरे तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट इवापोरेशन होता है मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, प्रत्येक घंटे में कितना मास ऑफ स्टीम जनरेट हो रहा है इनटू हीट सप्लाइड टू स्टीम इन बॉयलर, कितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो बॉयलर को। जो हम लोग लिखते थे ना केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, मीन्स कितना किलो ऑफ कोल में आप कितना हीट स्टीम कितना किलो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वही यहाँ पे वही मतलब हुआ, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर इनटू हीट सप्लाइड टू द स्टीम इन बॉयलर अपॉन heat supplied for steam generated at 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट कितना होता है 2257, समझ में आया ना। अब देखें थोड़ा इसे और देखते हैं। फॉर बॉयलर जनरेटिंग स्टीम at m kg per hour at some pressure P and temperature T, the heat supplied for the steam generation is m into H minus HW for water के लिए। ठीक है, HW HF1 लिखते थे यहाँ पे in condition of this HW, where H is the enthalpy of final steam generated और HW is the enthalpy of feed water। Okay, therefore enthalpy of final steam shall be for final steam being dry saturated steam। dry saturated steam के लिए enthalpy ऐसे निकलेगा HF plus HFG which is equal to HG। HFG को हम लिख सकते हैं HF minus HG। ठीक है, HG माइनस HF, तो HF कट जाएगा, HG बचा रहेगा दिस। ओके, एंड द H इज फॉर वेट स्ट्रीम के लिए आप निकालोगे HF प्लस HFG वेयर X इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, एंड फॉर सुपर हीटेड फाइनल स्ट्रीम के लिए आप ऐसे निकालोगे। देयरफॉर द इक्विवेलेंट इवापोरेशन पर kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न इज इक्वल टू m H माइनस HW अपॉन 539 हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाटर। फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम जब पता करना हो तब हम इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक टर्म नोट करें, इक्विवेलेंट इवापोरेशन इज दस अ पैरामीटर विच कुड बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट बॉयलर। इक्विवेलेंट इवापोरेशन हम तब निकालते हैं जब हम एक से ज़्यादा बॉयलर्स को कंपेयर, जब हम दो बॉयलर को कंपेयर करते हैं तब हम इक्विवेलेंट इवापोरेशन दोनों बॉयलर का निकालते हैं और देखते हैं ये किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन हमें डिफाइन करता है या फिर हमें बताता है कि दोनों बॉयलर अलग है या दोनों बॉयलर सेम है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला एक इन द कंडीशन ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम और इन कंडीशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज वी यूज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन फार्मूला इज दिस। आप इसे नोट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप नोट कर लेना। ठीक है, तो बॉयलर एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आपने एफिशिएंसी पढ़ा था फ्यूल पंप में, रेफ्रिजरेटर में, कि आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, efficiency of the pump या फिर refrigerator, as same as pump or refrigerator in here boiler efficiency also be defined by output upon input, but in this condition we have to discuss about the boiler efficiency in terms of how much heat utilized by the water upon how much amount of heat supplied to the boiler। okay, so यहाँ पे देखो दो डेफिनेशन, मीनिंग सेम है बट थोड़े अलग हैं। यहाँ पे जो पहले लिखा है, बॉयलर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर ड्यूरिंग कन्वर्जन इनटू स्टीम। जब वो वाटर जो आपने फीड वाटर जो मतलब आपने क्या किया, जैसे मैं समझाता हूँ, ये आपका बॉयलर है, आप बॉयलर में इतना वाटर डालें, ठीक है, 1 kg वाटर डालें, और ये है आपको इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो कोल का अमाउंट है,
फ्यूल, ये आपका जो फ्यूल है, फ्यूल का अमाउंट जो दे रहे हो, जो आप हीट इसको दे रहे हो बॉयलर को, और जो वाटर जो इसमें आपने फीड वाटर सप्लाई किया वो कितना हीट को यूटिलाइज कर रहा है और कितने अमाउंट ऑफ वाटर को ये स्टीम में बदल रहा है, दैट द रेशियो ऑफ दिस इज द बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है, यही लिखा है ना, बॉयलर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम टू द हीट एनर्जी रियलाइज्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन द सेम टाइम एट द सेम टाइम। और ये देखें सेकंड जो लिखा है, द बॉयलर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टीम or from fluid water, that is from the boiler per unit time to the heat liberated by the combustion of fuel। कितना amount of heat आपका बर्न, मतलब वाटर जो आपका स्टीम में बदल रहा है तो वो कितना अमाउंट ऑफ जो हीट जो आप दे रहे हो, तो वो उसमें जो हीट आप दे रहे हो वाटर को, तो कितना वो यूटिलाइज कर रहा है आपके उस हीट को कि स्टीम में बदल रहा है, और कितना अमाउंट ऑफ आप फ्यूल दे रहे हो कि ताकि वो बदल रहा है। तो अपने फ्यूल फॉर सेम टाइम फॉर कंप्लीट कंबशन, मतलब अगर आप 2 kg कोल दे रहे हो, ठीक है, 2 kg कोल दे रहे हो और आपका जो स्टीम जो बना रहा है वाटर, जो आपके हीट को 2 kg कोल को बर्न करने पे जो हीट निकल रहा है उसको एब्जॉर्व कर रहा है और आपका 1.5 kg या 1 kg स्टीम बना रहा है। ठीक है, लॉस कहाँ हो रहा है भाई, 2 kg फ्यूल दे रहे हैं, वाटर भी 2 लीटर है तो 2 kg स्टीम ही बनना चाहिए, बट लॉस हो रहा है कहाँ पे, आपका इनकम्प्लीट कंबशन। जो फ्यूल आपने दिया है, कोल जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ इनकम्प्लीट, कुछ फ्यूल, कुछ कोल जलता है, कुछ कोल नहीं जलता है, तो वो सब हमारा बॉयलर एफिशिएंसी पे प्रॉब्लम डालता है। तो बॉयलर एफिशिएंसी को अगर आपको बढ़ाना है तो आपका जो कोल है, जो आप फ्यूल दे रहे हो बॉयलर को, वो पूरी तरीके से जलना चाहिए, पूरी तरीके से जलना चाहिए, ताकि जितना अमाउंट ऑफ आपको फ्यूल दे रहे हो पूरा फ्यूल का यूटिलाइज होगा, तो ही आपका बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देयरफॉर द बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, MS मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस, आप मास ऑफ फ्यूल कितना दे रहे हो और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उस फ्यूल की जो आप दे रहे हो, जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज़्यादा उसका कंबशन, मतलब उतना अच्छा बर्न करेगा, कंप्लीट कंबशन होगा उसका, दैट इज़ एंथैल्पी माइनस स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ MS H minus HF1 upon MF into CV। Okay, where MS is the mass of steam generated in kg per hour, MF is the mass of fuel burnt in kg per hour, और CV is the calorific value of fuel in kilojoule per kg। ओके, तो अब देखो ये आप ध्यान दो, इसको आप नोट करना, जब भी आप बॉयलर एफिशिएंसी पढ़ोगे तो ये टर्म याद रखना, ये अगर ये याद है तो आप बॉयलर एफिशिएंसी किसी को भी इजीली में समझा सकते हैं। तो बॉयलर एफिशिएंसी क्या लिखा है, हीट यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर अपॉन हीट सप्लाइड इन द फ्यूल इज the ratio of heat utilization by feed water upon heat supplied in fuel is known as boiler efficiency, or in terms of this H minus HF1 upon calorific value into 100, ऐसे भी हम boiler efficiency को लिखते हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है, if the boiler economizer and superheater are considered, क्योंकि आप जब बॉयलर यूज़ करते हो तो उसमें आप सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र ये सब लगाते हो। तो जब आप अगर इसको पैरेलली लगाए हो तो वही बोल रहा है, इफ़ द बॉयलर, इकोनोमाइज़र एंड सुपर हीटर आर कंसिडर्ड देन द ईच ऑफ कंपोनेंट विल हैव देयर ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी अलग होगी, इकोनोमाइज़र की अलग होगी, कंडेंसर की अलग होगी, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग हो, सबको जोड़ के हमारा क्या निकलता है, बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, और नहीं यूज़ कर रहे हो तो जो आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल, जो आपने जो वाटर आपका यूटिलाइज कर रहा है हीट, वो अपॉन जो आपने फ्यूल दिया है, हीट सप्लाई जो कर रहे हो, वो दोनों का रेशियो आपका बॉयलर एफिशिएंसी बता देगा। और जब आप बॉयलर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर ये सब यूज़ कर रहे हो तो सबका अलग अलग आप एफिशिएंसी निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे तो आपका जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा बॉयलर एफिशिएंसी।